चैप्टर 1137 इतिहास के बीच। इतिहास के बीच। सीन बजर्क सी का एक बंजारा आइलैंड। ये जगह सदर्न कॉन्टिनेंट से दूर नहीं, ज्योग्राफिकली वहां नहीं आती। क्लाइन ने इस आइलैंड को अपने एडवांसमेंट के लिए इसलिए चुना। अमोन और जरातुल से बचना था, मदर ट्री ऑफ डिजायर के इन्फ्लुएंस वाले एरिया में जाने का मन नहीं था। बजर्क सी डेथ की शक्तियों से घिरा हुआ है, जो एवनाइट गॉडेस के किंगडम का हिस्सा है। अगर रिचुअल में कोई हंगामा हुआ तो कुछ स्क्रीनिंग हो सकती है। ये जगह सुनसान है, कम क्रीचर्स हैं, इनोसेंट लोगों को खतरा नहीं। क्लाइन आसपास देखते हुए, चलो रिचुअल सेट करते हैं। उसने ग्रे फॉग से मटेरियल्स रियल वर्ल्ड में लाए। फिर उसने मोटी मोटी एंशिएंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उठाए जो उसको पक्का नहीं थी, उन्हें अलग किया। जिन्हें डिविनेशन से कंफर्म नहीं कर पाया उन्हें भी हटा दिया। उसने हाथ हिलाया, स्कारलेट फ्लेम्स उभर आए और पेपर के स्टैक को निगल लिया। स्कॉलर ऑफ योर पोशन के लिए रियल एंशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, इसलिए उसने कोई रिस्क नहीं लिया, कम लेकिन पक्का चीजें रखीं। सिलेक्शन करने के बाद उसने हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम का खून एक बड़े कॉल्ड्रन में डाला और पहले से तोले हुए व्हाइट फ्रॉस्ट क्रिस्टल्स डाल दिए। 2 इंग्रेडिएंट्स मिलते ही एक पतला मिस्ट उठी, कंटेनर को घेर लिया, आधे इंसान की हाइट और एक बाहु की चौड़ाई तक। क्लाइन ने स्पिरिचुअल इंट्यूशन फॉलो करते हुए लास्ट मटेरियल ऐड करने से पहले रुका। उसने अपने मैरियोनेट एनुनी से डेमोनिक वुल्फ ऑफ फॉग का ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट पकड़वाया और उसे कॉल्ड्रन में फेंक दिया, जैसे व्हाइट मिस्ट से बना हो। एनुनी की बाहु पर व्हाइट फ्रॉस्ट जम गया। वेसल से निकलने वाली मिस्ट गहरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने लगी, जैसे जिंदा हो धीरे धीरे धड़कता हुआ दिल। बिना किसी हेजिटेशन के क्लाइन ने एनुनी को कंट्रोल करते हुए हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम की आंखें उठवाईं, 2 डार्क रेड फ्लीम जैसे ऑब्जेक्ट्स, और उन्हें उस टैंजिबल मिस्ट में डाल दिया। मिस्ट का रंग तेजी से अंधेरा हो गया, कॉल्ड्रन दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घबराया नहीं, ऐसे ही कामली दूसरे मैरियोनेट से एंशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के पेजेस एक के बाद एक थिक डार्क मिस्ट के ब्लॉब में फिकवाए। थिक मिस्ट धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को डाइजेस्ट करने के बाद वो कॉल्ड्रन में वापस गिर गई, जैसे वाटर वेपर, लिक्विड और गैस दोनों की तरह। इसका रंग डार्क रेड था, बेबी के सिर जितना। ये देखकर क्लाइन ने अपने लेफ्ट रिस्ट से स्पिरिट पेंडुलम उतारकर डिविनेशन की, क्या पोशन सक्सेसफुली कंकॉक्टेड है? रेवलेशन मिला, खतरनाक है पर बेयरली विथस्टैंड कर सकता हूं। इसका मतलब पोशन सक्सेसफुली कंकॉक्टेड है। क्लाइन सोचते हुए, सीक्वेंस 3 पोशन फॉर्मूला के मुताबिक बनाए जाने पर भी पॉइजन ही है। अगर सह गया तो एडवांस, नहीं तो पागल, कंट्रोल खोया या मौत। उसने टोपैस पेंडेंट को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हुए कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर सिल्वर चेन उठाकर लेफ्ट रिस्ट पर लपेट ली। उसने कॉल्ड्रन में तैर रही पोशन की तरफ देखा, दिमाग तेजी से चला। बिजारो सॉर्सरर की एक्टिंग के कीवर्ड्स हैं फियर, हॉरर, डायरेक्टिंग, इनएक्सप्लिकेबल, साथ ही मिस्ट्री, अननोन, कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रेडिक्टेबल फेट का पहलू भी है। दोनों मिलकर कंप्लीट बिजारो सॉर्सरर बनता है। एक बिहेवियरल स्टाइल है, दूसरा एट्रीब्यूट्स। और मेरे लिए मेरा ओरिजिन इतना मिस्टीरियस है कि मैं सच्चाई अभी तक नहीं जान पाया। मैंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक्सपीरियंस की हैं। एक ट्रू गॉड को डिसेंड होने से रोका, एक किंग ऑफ एंजल्स को डराया। मेरा फेट इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि स्नेक ऑफ मर्क्यूरी भी नहीं देख पाई, इसलिए मैं पहले ही एक्ट कर चुका हूं। नेचुरली वो पोशन डाइजेस्ट हो गया। प्रिंसिपल समराइज करने की जरूरत नहीं। ये सही मायने में एक शब्द दिखाता है, बिजारो। हाँ, स्कॉलर ऑफ योर रिचुअल मुझसे मांगता है कि मैं रियलिटी से कंप्लीटली अलग हो जाऊं, कम से कम 300 सालों के लिए। तब जब मैं इतिहास बन जाऊं और प्रेजेंट एरा का नहीं रहूं, तब पोशन पीऊं। ककून में बंद कर ग्रे फॉग पर लटकाने का वक्त मेरे लिए काफी है, पर क्लाइन बनने के बाद पिछले 1 साल में मैंने बहुत कुछ किया। प्रेजेंट एरा में अपना मार्क छोड़ दिया। क्या इससे रिचुअल के इफेक्ट पर असर पड़ेगा? होना तो चाहिए। शुक्र है 2 साल भी नहीं हुए, मार्क इतना गहरा नहीं होगा, बेयरली एक्सेप्ट हो जाएगा। आखिर मैं खुद को फिर से 300 साल लटकाने से पहले पोशन नहीं पी सकता। एपोकलिप्स अभी भी 10 साल हैं। और जो एंशिएंट हिस्ट्री मुझे पता है वो किसी भी बिजारो सॉर्सरर से ज्यादा है। इससे मैं इफेक्टिवली पहले ही एक्ट कर चुका हूं, बहुत से खतरों से बच जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और सोचना बंद कर दिया। सिल्क टॉप हैट और डबल ब्रेस्टेड कोट पहने उसकी स्किन अचानक से ट्रांसपेरेंट हो गई। मैगेट्स जो 3 डायमेंशनल सिंबल्स लिए हुए थे बाहर रेंगने लगे। ट्रांसपेरेंट मैगेट्स हिलना डुलना चाहते थे, जैसे कॉल्ड्रन की गहरी मिस्ट में घुसकर सिर्फ खाली कपड़े और हैट छोड़ जाना है। क्लाइन ने अपनी हालत को बेयरली कंट्रोल किया, कामली राइट हैंड बढ़ाई और मिस्ट से लिपटी पोशन उठा ली। पोशन का कोई वेट नहीं लग रहा था, उसके चेहरे के सामने तैर रही थी। क्लाइन ने मुंह खोला, गहरी सांस ली। पोशन अचानक ट्रांसफॉर्म हुई और क्लाइन के मुंह में एक्सटेंड हो गई, जैसे उसने डार्क रेड ग्लो को निगल लिया। ट्रांसपेरेंट मैगेट्स उसकी बॉडी में वापस दौड़ पड़े, पोशन के हिस्सों को फाड़कर निगलने लगे। उसका मिथिकल क्रीचर फॉर्म खास था, एक पूरा बॉडी पर अनेक छोटे हिस्सों में भी बटा हुआ, इसलिए उसे पोशन ऐसे ही पीनी पड़ी।
अगर वो अपने इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म को कंट्रोल कर पाता तो आसान होता। बिना किसी आवाज़ के उसको हर वर्म ऑफ स्पिरिट में ठंडी और जलती हुई दर्द फैलती महसूस हुई। एक फैमिलियर बाउंडलेस ग्रेइश वाइट फॉग उसके सामने आया, पूरी दुनिया को घेर लिया, उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के कुछ हिस्से दिखाए। इसमें शामिल थे उसके बनाए डरावने लेजेंड्स, रेड एंजल ईविल स्पिरिट से बात, मिस जस्टिस की मदद से डेमीगॉड ल्यूका का इलाज, हेवन रैम्बिस का शिकार, अमोन के अवतारों से निपटना, इनसेट जैंगविल से बदला, कैल्डरॉन सिटी की खोज, सेंट सैमुअल कैथीड्रल में घुसना, समंदर पर राज, ट्रू क्रिएटर के डिसेंट को रोकना, टिंगन को बचाना और रोजमर्रा की जिंदगी के अनेक डिटेल्स। वो अलग अलग लोगों और चीज़ों से टकरा रहे थे, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होकर एक समंदर में घुल रहे थे। वो उनमें से उड़ रहा था, एक क्लियर और एक्यूरेट सेंस ऑफ सेल्फ नहीं ढूंढ पा रहा था। लग रहा था वो इस एरिया में खो जाएगा। ठंडी जलती हुई दर्द उसे आगे दौड़ा रही थी ताकि उसका असर दूर हो। इससे रियल वर्ल्ड में वापस आना मुश्किल हो रहा था। बहुत मेहनत से क्लाइन ने इसे कंट्रोल किया। जब वो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस खोने वाला था और बॉडी ने ढीला दिया, उसने कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढे जो उसकी पहचान कन्फर्म कर सके। आखिर में उसने ग्रे फॉग की गहराई में देखा। समंदर के आखिर में एक शैटर्ड स्पॉट ऑफ लाइट था। एक सोच से उसने इंट्यूशन फॉलो करते हुए कॉस्मॉस में ट्रैवल करते हुए उड़कर उसकी तरफ बढ़ा। उस स्पॉट में एक ब्लरी डोर ऑफ लाइट था जिस पर एक फिगर लटका हुआ था। वो एक ट्रांसपेरेंट ककून में स्टोर्ड था, धीमे से झूम रहा था। वो ओरिजिनल झूम इंग्रुई जैसा दिखता था। इसका आसपास से कोई लेना देना नहीं था। वो अकेला था, आसान पकड़ में आने वाला। क्लाइन सोचते हुए, पहले येस्टरडे वंस मोर चार्म यूज करते वक्त ये नहीं दिखा, पर अब दिख रहा है। मतलब एडवांसमेंट के दौरान मैं इनडायरेक्टली ग्रे फॉग के ऊपर सेफिरा कौसल को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। रुको, मेरी सोचने की क्षमता वापस आ गई। उसका कॉन्शियसनेस एकदम क्लियर हो गया। आखिर उसने रिचुअल का एसेंस समझ लिया कि इंटरफेरेंस को खत्म करके वो खुद को एक क्लियर डेफिनेशन दे सकता है ताकि स्कॉलर ऑफ योर बन सके और खो न जाए। एक सिमिलर स्पॉट ऑफ लाइट देखकर क्लाइन ग्रेइश वाइट फॉग की गहराई में उड़ना शुरू किया। रास्ते में उसने देखा कि आसपास के फॉग में लाइट के फ्रैगमेंट्स बिखरे हुए हैं। इनमें कॉलोनियल फेजेस, रोसेल के राज का वक्त, बैटल ऑफ द वायलेटेड ओथ, व्हाइट रोज वॉर, 20 ईयर्स वॉर, ये सब फिफ्थ इपॉक की हिस्ट्री के टुकड़े थे जो क्लाइन जानता था। उनमें से गुजरकर उसने नेचुरली अपने कॉन्शियसनेस को अलग अलग हिस्सों में बांटा और एक इनविजिबल कनेक्शन पूरा किया, जिससे अपनी पहचान की डेफिनेशन और क्लियर हो गई। पेल एरा, वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स, ट्रांसोएस्ट एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी, यूनाइटेड एम्पायर, सोलोमन के पहले और दूसरे एम्पायर, रेड एंजल का फॉल, ब्लैक एम्परर का एपोथियोसिस, ब्लैक एम्परर का वापस आना, ऐसे हिस्टोरिकल फ्रैगमेंट्स उभरते रहे जब क्लाइन आगे दौड़ रहा था। वो एंडलेस ग्रे फॉग के अलग अलग स्पॉट्स पर दिखाई दिए, जैसे रात के आसमान के तारे जो वापस जाने का रास्ता रोशन कर रहे थे। इस तरह क्लाइन ने महसूस किया कि वो ज्यादा से ज्यादा ल्यूसिड हो रहा है। हर वर्म ऑफ स्पिरिट की ठंडी और जलन कम हो रही थी। वो बहुत पहले मुड़कर रियल वर्ल्ड में वापस आ सकता था, पर उसने रुकना नहीं चुना, आगे ही उड़ता रहा। रोज रिडेम्पशन के फेटल अटैक्स के सीन्स, 3 ग्रेट एंजल्स, वाइट, स्टॉर्म और विजडम का एंशिएंट सन गॉड की बॉडी में हिस्सा लेना और जायंट किंग्स कोर्ट की साजिश जिसमें एवनाइट अर्थ और कॉम्बैट की चर्चेस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह छुपी थीं, ये सब ग्रेइश माइट फॉग पर चमक कर गुजर गए। जो ज्यादा वो आगे बढ़ता गया उतना हल्का महसूस करता गया, जैसे वो रनवे से दौड़कर ऊपर उड़ने वाला हो। किसी वक्त उसके आसपास खतरनाक कुत्तों जैसे जीव दिखाई दिए जिनके डार्क रेड आई सॉकेट्स थे। वो ग्रे फॉग के अनदेखे बॉटम में दौड़ रहे थे, जैसे उसके साथ दे रहे हों, उसकी रक्षा कर रहे हों। उनमें से 2 की सिर्फ एक आंख थी। क्लाइन ने आसपास देखा, मुस्कुराया और रुका नहीं। वो ग्रे फॉग की गहराई में आगे बढ़ता रहा। डुअल एरा और अर्ली एरा ऑफ फायर की हिस्ट्री उसके पीछे से गुजरकर आगे जाने का रास्ता दिखाने लगी। आखिर में क्लाइन एक अकेले लाइट फ्रैगमेंट के सामने रुका। अंदर एक मुरझाया हुआ जंगल और एक नॉर्मल साइज की टूम थी। वो आगे बढ़ा तो देखा कि ग्रेइश वाइट फॉग सब कुछ साइलेंटली घेर रही है। दूसरे लाइट फ्रैगमेंट्स कहीं और तैर रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअलिटी को खत्म होता महसूस करते हुए क्लाइन ने सर्च जारी नहीं रखी। उसने अपने कॉन्शियसनेस को ओरिजिन से कनेक्ट किया और अचानक नीचे गिरा। ग्रे फॉग तेजी से फेड होते हुए क्लाइन ने अपना बॉडी महसूस किया और सामने कॉल्ड्रन देखा। उसने अपनी करंट स्टेट की परवाह किए बिना सबकॉन्शियसली आसमान की तरफ देखा। सीधा ग्रे फॉग और उसके ऊपर वाली पुरानी मजेस्टिक पैलेस दिखाई दी। वो मिस्टीरियस स्पेस हल्का सा कांप रहा था। बैकलैंड में एक पोस्टमैन जो साइकिल चला रहा था रुका। उसने हल्का सा सिर घुमाया और अपने राइट आई पर लगा मोनोकल एडजस्ट किया। फिर वो बेजुबान बोला, सेफिरा कासल। कुछ सेकंड्स हेजिटेशन के बाद उस पतले चेहरे वाले यंग मैन ने होठ सीकर मुस्कुराया। उसकी मीन में उम्मीद थी। उसी शहर के ईस्ट बरो के एक रेंटल अपार्टमेंट में हवा में लटके हुए फिगर्स धीमे से झूम रहे थे। एक साथ उन्होंने आवाज दी, सेफिरा कासल। सेंट सैमुअल कैथीड्रल के बेसमेंट में लियोनार्ड मिचेल अपनी टीम को मिशंस दे रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक बूढ़े की आवाज आई, सेफिरा कासल। चैप्टर 1138
स्कॉलर ऑफ यॉर, जो पुराने दोस्तों से ताकत लेता है। सीन, हाईलैंड्स पर एक अजीब सा ऑल्टर। इस ऑल्टर में आंखें, बाहें, सिर और ऑर्गन्स जड़े हुए थे। डार्क रेड, ब्लड रेड लाइट एक टाइडल वेव की तरह उभरा, एक डिफॉर्म ट्री की शेप में ट्विस्ट हुआ। बजिंग साउंड के बीच ह्यूमन बोन्स, कैंडल्स, सिल्वर प्लेट्स और गोल्ड बॉक्सेस कांपने लगे, जैसे स्पिरिट बॉडी को काट देंगे। आसपास के सप्लिकेटर्स इंस्टिंक्टिवली सर झुकाकर साष्टांग कर गए। फिर एक साथ उन्हें रियलाइजेशन हुआ। बर्जर्क सी, रीफ आइलैंड, बैकलैंड, ईस्ट बरो, क्लाइन का घर। जब उसने ग्रे फॉग के ऊपर वाली एंशिएंट पैलेस देखी और मिस्टीरियस स्पेस के हल्के कांप को महसूस किया, तो क्लाइन ने महसूस किया कि उसकी सेफिरा कासल से कनेक्शन और गहरी हो गई है, जो बयान मुश्किल है। इस पल उसको सच्ची लगा कि वो जगह धीरे धीरे उसकी हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स में सब एब्नॉर्मैलिटीज गायब हो गईं। बिना देर किए क्लाइन ने 2 मैरिनेट से वैल्यूएबल चीजें समेटवाईं, बाकी तबाह करवाईं। उसने एक पेपर फिगरीन निकाली और हिला दी। स्मैक! पेपर फिगरीन हकालिट फ्लेम से जल उठी। उसके पीठ पर गहरी इमेजिनरी विंग्स दिखाई दी। क्लाइन हैरानी से, पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स में एंजल्स एम्ब्रेस के हिंट्स? एक्सपेक्टेड नहीं था। उसने कोनास और एनोनी को पकड़ा और टेलीपोर्ट यूज करके रीफ आइलैंड से गायब हो गया। सोनिया सी के कई आइलैंड्स को वे पॉइंट्स बनाते हुए वो एक बड़ा डीटूर लेकर आखिर बैकलैंड के अपने घर पहुंचा। इस प्रोसेस में उसने बार बार पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स यूज किए, जो अब क्वालिटेटिव चेंजेस से गुजर चुके थे, ताकि डिविनेशन, प्रोफेसी पावर्स, ट्रैकिंग और ऑब्जर्वेशन डिस्टर्ब हो सके। क्लाइन आह भरते हुए, सच में सेफिरा कासल की चेंजेस ट्रिगर हो गईं, जिससे एक ऐसा फिनोमिनन हुआ जो कंसील नहीं हो सकता। शुक्र है मैं इतना केयरफुल और कॉशियस था। अगर मैं बैकलैंड या आसपास एडवांस करता तो पक्का अमोन और जरातुल मुझे देख लेते। उसने साय ऑफ रिलीफ ली और जल्दी से 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग पर पहुंचा और डिविनेशन की। कंफर्म करने के बाद कि वो सेफ है, वो ज्यादा देर नहीं रुका, रियल वर्ल्ड वापस आया और कॉजिटेशन की मदद से अपनी डाइवर्जिंग स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल किया। फिर उसने कपड़े उतारे, बेड पर गिरा और गहरी नींद सो गया। आमतौर पर एक बिजारो सॉसरस स्कॉलर ऑफ यॉर बनने के बाद इतना थका नहीं होता, लेकिन इतिहास में सफर के दौरान उसने अपने मार्क का सहारा लेकर बहुत दूर तक सफर किया। अपने एंशिएंट सीक्रेट्स के ज्ञान का इस्तेमाल किया, जो उसके करंट लेवल से बहुत ऊपर था, जायंट किंग्स कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट तक, सेकेंड इपॉक के शुरू या आखिर तक। ये पोशन डाइजेस्ट करने के बराबर था। कुछ घंटों की गहरी नींद के बाद क्लाइन की आंख खुली। वो उठा, एक पिलो लगाया, टेम्पल्स रब किए। 10 मिनट के सेल्फ रेगुलेशन के बाद वो पूरा जाग गया और अपने आप को इंस्पेक्ट करना शुरू किया। क्लाइन सोचते हुए, हाँ, मैंने पोशन का अक्सर हिस्सा पीते ही डाइजेस्ट कर लिया है, कम से कम 80%। ये कुछ एक्सपेक्टेड था, पर पता नहीं कितनी और एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए। लगता है स्कॉलर ऑफ यॉर के एक्टिंग के 2 मुख्य डायरेक्शंस हैं, एक अ स्कॉलर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स और दूसरा अ स्कॉलर हु स्टडीज एंशिएंट हिस्ट्री। दोनों जरूरी हैं। पहला आसान है क्योंकि रिचुअल खुद में ये पॉइंट रखता है कि आप एंशिएंट टाइम्स के इंसान बन जाएं। एडवांस सक्सेसफुल होने पर नेचुरली वो एक्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट बहुत मुश्किल है। नॉर्मल सोसाइटी में ठीक है, लेकिन इस दुनिया में जहां ट्रू गॉड्स, डेविल्स और इविल एग्जिस्टेंसेस हैं, एंशिएंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ही खतरनाक काम है। अगर मैं इतिहास की सच्चाई ढूंढने निकला तो किसी भी वक्त बिना वजह बुरी मौत मर सकता हूं। जितना ज्यादा समझूंगा उतना खतरा। मुझे इतना ज्ञान मोस्टली कई एग्जिस्टेंसेस की प्लानिंग और सेफिरा कासल की वजह से कॉम्प्लिकेटेड फेट की वजह से मिली है। इस वजह से मैं हर तरह की चीज़ों से 2-4 हुआ हूँ। इसके बावजूद मैं एक बार मर चुका हूँ, जबकि मैं एक ट्रू डीटी का ब्लेसिड था। दूसरे स्कॉलर्स ऑफ यॉर का क्या हाल होगा? मिरेकल इन्वोकर और स्कॉलर ऑफ यॉर की जगह बदल देना एक्टिंग को आसान बना देता। अफसोस ऐसा नहीं है। इसके अलावा स्कॉलर शब्द पर ध्यान देना होगा। इतिहास से क्या समझना होगा, तभी स्कॉलर माना जाएगा। अगले डाइजेशन के कुछ डायरेक्शंस हैं। पहला, डार्क एंजल ससरीर की करंट स्टेट समझना और कैटाक्लिज्म के एक्चुअल प्रोसेस को रेप्लिकेट करना। दूसरा, फोर्थ इपॉक की हिस्ट्री को जोड़ना, डिस्कनेक्टेड सेगमेंट्स में ना छोड़ना। तीसरा, मैक्रोस्कोपिक व्यू से डिटेल्स में जाना, जैसे एंटिगोनस फैमिली का राइज और फॉल। अपनी पहले की एक्टिंग के इफेक्टिव होने की पहचान कर और फ्यूचर का रास्ता पहले ही सोचकर क्लाइन ने एडवांसमेंट से मिली मिस्टिसिज्म नॉलेज और अपनी गॉडहुड डिविनिटी के ऑब्जर्वेशन को मिलाकर अपनी पावर्स का ट्रायल रन किया, ताकि स्कॉलर ऑफ यॉर की शक्तियों को समझ सके। क्लाइन दिमाग में लिस्ट बनाते हुए, वर्म्स ऑफ स्पिरिट 600 टुकड़ों में बांट सकता हूं। गॉडहुड पैटर्न्स बदल गए हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंजनेस, सुपरनैचुरलनेस के कॉन्सेप्ट्स दिखा सकते हैं। ऑनरिफिक नेम्स अब अलग होंगे पर्सनालिटी, एक्सपीरियंसेस, ट्रेट्स के हिसाब से।
प्रेयर्स वर्म्स ऑफ स्पिरिट इंस्टिंक्टिवली सुन सकते हैं और जवाब दे सकते हैं अगर मैटर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स मेन बॉडी को भेजने होंगे। मेन एबिलिटी हेल्प फ्रॉम हिस्ट्री, 2 हिस्से। एक, अपने पास्ट सेल्फ से ताकत लेना। अभी यूजलेस है क्योंकि पास्ट मेरे से कमजोर था, पर टाइम के साथ जब मैं स्कॉलर ऑफ योर रहूंगा तो पास्ट के स्कॉलर ऑफ योर से ताकत ले सकता हूं। स्पिरिचुअलिटी खत्म होने तक वीकनेस नहीं आएगी। दिन में लगभग 10 बार, हर बार 5 मिनट। हिस्टोरिकल वॉइड से इमेजेस समन करना, इंसान या चीजें, जितनी डिटेल हो उतना बेहतर। 3 कंडीशंस। 1, टारगेट का लेवल तुमसे कम हो। 2, तुम्हारी एफिनिटी टारगेट से अच्छी हो। 3, तुम्हें हिस्ट्री की अच्छी जानकारी हो। एक वक्त में सिर्फ 3 इमेजेस, मैक्सिमम 15 मिनट तक। हायर लेवल के टारगेट्स की प्रोजेक्शंस वीक होती हैं। EQ और रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। दोस्ती बनाए रखो, समन करने में आसान होगा, जैसे मिस्टर अजिक की प्रोजेक्शन। पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, वूंड्स, कर्सेस, अटैक्स, प्रोफेसीज, ऑब्जर्वेशंस ट्रांसफर कर सकता हूं। किसी को फेक हार्ट देकर टेम्पररीली काम चला सकता हूं। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल, इनिशियल कंट्रोल 2 सेकंड, पूरा कंट्रोल 10 सेकंड, रेंज 500 मीटर। मैरियोनेट से पोजीशन स्वैप 5 किलोमीटर, फ्लेम जंप 5 किलोमीटर। एयर कैनन, फ्री कंट्रोल, मैक्सिमम कोस्टल डिफेंसिव कैनन जैसी ताकत। ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल फॉर्म बदल सकता हूं लेकिन कुछ ऑर्गन्स डेकोरेटिव ही रहते हैं। क्लाइन, आह भरते हुए, ये है वो स्कॉलर ऑफ योर जिसने पोशन का अक्सर हिस्सा डाइजेस्ट कर लिया है। उसने खड़े होकर सोचा, अब ग्रे फॉग पर जाके सेफिरा कासल की चेंजेस चेक करूं। 11-13 अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपेनियनशिप, साथ देने का नया अंदाज। सीन, ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस। क्लाइन का फिगर एंडलेस ग्रेश व्हाइट फॉग में एंशिएंट पैलेस के अंदर उभरा। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा, कुछ चेंजेस महसूस की। सबसे ऑब्वियस, अब ये मिस्टीरी स्पेस और उसका लेआउट उसकी स्पिरिट बॉडी में फुल्ली प्रोजेक्ट हो गया है। दूर से भी वो ग्रेश व्हाइट क्लाउड्स और वो अजीब डोर ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। क्लाइन बेजुबान, इस पैलेस के अलावा जो मैंने कॉन्जर की है और डोर ऑफ लाइट जो पहले से है, यहाँ कुछ नहीं है। खाली, बाउंडलेस और हाई लेवल की पावर से भरा हुआ। उसने बैठकर राइट हैंड उठाई और हल्का सा ऊपर किया। पल भर में पूरा ग्रे फॉग खौल उठा। वो मिस्टीरियस स्पेस कांप उठी। स्लाइटली डार्क लाइट की बीम्स निकलने लगी। क्लाइन की मर्जी से वो लाइट इकट्ठा होकर एक ट्रांसल्यूसेंट एंजल में बदल गया। इमेजिनरी विंग्स, एंजल की लेवल और पावर, मेजेस्टिक, सेक्रेड और एक ऑप्रेसिव ऑरा वाला। क्लाइन सोचते हुए, अब ब्लैक एम्परर कार्ड, टायरेंट कार्ड, रेड प्रीस्ट कार्ड या सी गॉड सेप्टर की जरूरत नहीं। सिर्फ अपनी पावर से ही इस मिस्टीरियस स्पेस की ज्यादातर शक्तियों को फुल पोटेंशियल तक स्टर कर सकता हूं, जिससे द फूल का एंजल एक सच्चा सीक्वेंस 2 एंजल बन जाए। लेकिन ये एंजल प्रेयर्स का जवाब नहीं दे सकता, ज्यादा देर नहीं टिक सकता। सिर्फ एम्ब्रेस फॉर्म और कुछ अटैक्स तक लिमिटेड है, मिरेकल्स के डोमेन में कुछ पावर्स के साथ। वैसे रिवाइव हो पाना सेफिरा कैसल का गिफ्ट है। अभी अंदाजा नहीं कितनी बार और कर सकता हूं। अगर कोई ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट मिल जाए, उसकी लेवल से ऑब्जर्व करूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए एक बार और मान लेते हैं। कॉशन में रहना बुरा नहीं है। सियर पाथवे के बियॉन्डर्स का यही सर्वाइवल का तरीका है। अफसोस, ये मिरेकल अभी के लिए सिर्फ खुद के लिए यूज हो सकता है। हाँ, इस मिस्टीरियस स्पेस को ट्रूली पजेस और कंट्रोल करने के लिए मुझे कम से कम एंजल या सीक्वेंस 1 एंजल बनना होगा। सेफिरा कैसल नाम का लिहाज है और वो अजीब डोर ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट्स और भी ज्यादा हैं। अभी हिडन डेंजर्स का पता नहीं। सेफिरा कैसल का मतलब क्या है? ट्रांसमिटर्स को बेट करना ताकि ओरिजिनल क्रिएटर रिवाइज हो। उसने राइट हैंड हिला दी। वो होली और पावरफुल एंजल हवा में घुल गया। सेफिरा कैसल शांत हो गया। फिर क्लाइन उठा और ग्रेश व्हाइट क्लाउड की तरफ एक कदम बढ़ाया। वो स्ट्रेंज डोर ऑफ लाइट के सामने खड़ा हो गया, जो अनेक स्फेरिकल लाइट से बनी है। डोर ऑफ लाइट पर कुछ ब्लूइश ब्लैक रंग चढ़ा हुआ है। हर स्फेरिकल लाइट एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट वर्म है जो एक बॉल बना रहा है। ट्रांसपेरेंट ककून्स को देखकर जो ब्लैक थ्रेड से लटके हुए हैं, क्लाइन ने राइट हैंड बढ़ाई और डोर ऑफ लाइट को छूने की कोशिश की। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, उसका हाथ डोर ऑफ लाइट के किनारे से गुजर गया, जैसे वो इल्यूजन हो। पर पहली कोशिश के मुकाबले ये इल्यूजरी डोर ऑफ लाइट अब थोड़ा स्टिकी महसूस हो रहा है, जैसे कॉर्पोरियल बनने वाला हो। क्लाइन, ये सेफिरा कैसल की एसेंस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ सेकंड सोचकर वो वापस एंशिएंट पैलेस में आ गया। बिना देर किए वो ग्रे फॉग की दुनिया से वापस आया और अभी मिली हुई पावर्स का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। क्लाइन, सोचते हुए, पहले एक ऑनरिफिक नेम चाहिए। सीक्वेंस 3 बियॉन्डर की प्रेयर रिस्पॉन्स रेंज एक रीजन है। अथॉरिटी के हिसाब से रेंज अलग होती है। सीक इन की रेंज दूर तक जाती है, इसीलिए मेरे ऑनरिफिक नेम की भी लिमिट्स होंगी। बैकलैंड के सब गरीब बच्चों का रक्षक, अजीब लग रहा है। पर दूसरों की लिमिटेशन हो मेरा जरूरी नहीं। मैं स्पिरिट वर्ल्ड और सेफिरा कैसल का ब्लेस्ड हूँ, दोनों रीजन्स का। ऐसा शायद मैं ही हूँ। इस तरह अगर कोई मेरे शहर या डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो ये ऑनरिफिक नेम यूज करके मुझसे प्रे कर सकता है।
अलग एरिया में हो तो कुछ नहीं कर सकता। सी गॉड सेप्टर की तरह ग्रे फॉग पर फेंक कर कुछ वर्म्स ऑफ स्पिरिट वहां छोड़कर सेफिरा कैसल की लेवल से पूरे वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। हालांकि मैं डार्क एंजल और एंशिएंट सन गॉड के रिश्ते की कंफर्मेशन नहीं कर सकता, पर यह मुझे सावधान करता है कि अपने अवतार्स और मैरियोनेट से केयरफुल रहूं। और इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे वर्म्स ऑफ स्पिरिट सेफिरा कैसल में छोड़ने पड़ेंगे जो अभी मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा मेंटल स्टेट खराब नहीं है, ना डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, ना कोल्ड और टेरिफाइंग बनने की इररेजिस्टिबल अर्ज। इसका मतलब हिस्ट्री में स्कॉलर ऑफ यॉर का मार्क उसका एंकर है। एम्परर की हालत तब बिगड़ी जब वो एंजल बना, उसको बिलीवर्स को एंकर्स की तरह यूज करना पड़ा। अभी मैं एक लेवल दूर हूं, मुझे और एंकर्स ढूंढने होंगे बिलीवर्स के अलावा, ताकि सब ठीक रहे। सोचते सोचते उसने पेन पेपर उठाया। उसने अपने ऑनरिफिक नेम की पहली लाइन लिखी, द ब्लेस्ड ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड एंड सेफरा कैसल। थोड़ा सोचकर उसने अपने एक्सपीरियंस और गॉडहुड पैटर्न से मिली नॉलेज के हिसाब से दूसरी और तीसरी लाइन लिखी, द मिस्ट्री स्टेमिंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, द विटनेस ऑफ एन एक्सटेंडेड हिस्ट्री। सीक्वेंस 3 बियॉन्ड अ ट्रू डेटी नहीं है, इसलिए 3 लाइन डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता। सोचकर उसने 2 लाइन्स और जोड़ दी, प्रोटेक्टर ऑफ मैजिक एंड ड्रामा परफॉर्मर्स, द ग्रेट गर्मिन स्पैरो। असल में नॉन ट्रू डेटीज भी 3 लाइन डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक लाइन ट्रू गॉड की लेवल पर होनी चाहिए, जैसे क्लाइन ब्लेस्ड ऑफ द एवरनाइट गॉडेस यूज कर सकता था। लेकिन ऐसा करना एक तरह से समनिंग इनकैंटेशन जैसे होता, प्रेयर ऑनरिफिक नेम नहीं। मैसेंजर्स के साथ ऐसा होता है, अगर वह स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर हो तो किसी पर्टिकुलर ट्रू डेटी का ब्लेस्ड होने की जरूरत नहीं होती, इसलिए पता नहीं चलता क्या समन हो जाएगा, खतरनाक हो सकता है। बार बार सोचकर क्लाइंट ने अपने मैरियोनेट एन्यूनी को कंट्रोल किया और एंशिएंट हर्मीज में ऑनरिफिक नेम रिसाइट करवाया। कुछ सेकंड्स बाद क्लाइंट ने राइट हैंड उठाकर टेम्पल्स रब किए, अजीब एक्सप्रेशन के साथ। उसने प्रेयर सुनी नहीं। क्लाइंट, इस ऑनरिफिक नेम में क्या प्रॉब्लम है? उसने केयरफुली 2 बार सोचा और आखिरकार एक आइडिया आया, शायद मैं स्पिरिट वर्ल्ड और सेफिरा कैसल का अकेला ब्लेस्ड नहीं हूं, हाउंड्स ऑफ फलग्रिम भी हैं। लिमिटेशन ऐड करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन के बाद एन्यूनी ने फिर एंशिएंट हर्मीज में रिसाइट किया, द ब्लेस्ड ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड एंड सेफिरा कैसल, द मिस्ट्री स्टेमिंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, द विटनेस ऑफ एन एक्सटेंडेड हिस्ट्री, प्रोटेक्टर ऑफ बैकलैंड मैजिक एंड ड्रामा परफॉर्मर्स, द ग्रेट गर्मिन स्पैरो। आई प्रे फॉर योर ब्लेसिंग्स, आई होप यू कैन लाइट अप द डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ मी। एन्यूनी की आवाज खत्म होते ही क्लाइंट ने प्रेयर सुनी, और वो सिर्फ कुछ वर्म्स ऑफ स्पिरिट ने सुनी, उसके एक्चुअल बॉडी पर कोई असर नहीं। क्लाइंट, ये सेफिरा कैसल से आने वाली प्रेयर से बिल्कुल अलग है, बहुत क्लियर है। एक सोच से उसके वर्म ऑफ स्पिरिट ने पहले से बनाए रूल्स के हिसाब से जवाब दिया। हुश! एन्यूनी के सामने एक बॉल ऑफ फायर अपीयर हुआ, हवा में तैर रहा था, पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। क्लाइंट खुश होकर, नॉट बैड, अगर हर्मीज में प्रे करना है तो रिचुअल सेट करना होगा, सिंबल्स बनाने होंगे, एसेंशियल ऑयल्स और हर्ब्स का पता नहीं, मैं ऐसी चीजों से खुश हो जाने वाला नहीं हूं। सिंबल्स हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले स्क्रोल्स, विटनेस को रिप्रेजेंट करने वाली कंप्लीट आई और चेंज को सिंबलाइज करने वाली लाइन्स से बनेंगे। अभी के लिए उसने अपना ऑनरिफिक नेम फैलाने का इरादा नहीं किया। गर्मिन स्पैरो के सीक्वेंस 3 तक पहुंचने का पता चल गया तो ट्रम्प कार्ड खुल जाएगा, और उसके पास सी गॉड और द फूल के ऑल्टरनेट आइडेंटिटीज भी हैं। नए ऑनरिफिक नेम की जरूरत नहीं। पा! उसने उंगलियां चटकाईं। टेबल पर गर्मिन स्पैरो के ऑनरिफिक नेम से लिखा पेपर जला दिया। क्लाइन सोचते हुए, स्कॉलर ऑफ यॉर के पास फॉग क्रिएट करने वाला टेम्परेचर कम करने का तरीका भी है, पर वो कोर पावर नहीं है। अब हिस्टोरिकल वॉइड से प्रोजेक्शन समन करने का ट्राई करना है। पहला वॉलंटियर कौन होगा? अचानक उसने आह भरी। उसने आंखें आधी बंद की और अपनी गॉडहुड यूज करके अपनी स्पिरिट का एक हिस्सा ग्रे फॉग में भेजा, हिस्ट्री में घूमने लगा। पहले बनाए हुए लोकेशन से गुजरकर वो एक स्पॉट ऑफ लाइट के सामने पहुंच गया। उस स्पॉट ऑफ लाइट में एक स्पेशियस और ब्राइट रूम था, 2 रोज फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के साथ। एक आदमी डार्क रेड कोट पहने, गोल्डन लाइन से सिया हुआ, खिड़की के पास खड़ा था, सूरज के डूबने की जगह को देख रहा था। वो 30s का लग रहा था। लॉन्ग चेस्टनट कर्ली बाल, नीली आंखें, हाई नोज ब्रिज, पतले होंठ, नीट मुस्टैश, अच्छा दिखने वाला। रोजेल गुस्टाव। ग्रे फॉग के ऊपर अनइनहेबिटेड हाउस। नॉर्थ बरो की एक स्ट्रीट पर एक पतले चेहरे, वाइट फॉरहेड और मोनोकल वाला यंग मैन रोड साइड कॉफी शॉप में बैठा था। फाउंटेन पेन पकड़े सीरियस सोच रहा था। उसने दूसरा हाथ उठाकर मोनोकल पकड़ा, आखिर में एक सेंटेंस लिखा, द ब्लेस्ड ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड एंड सेफिरा कैसल। फिर फाउंटेन पेन रुक गई, जैसे आगे सोचा ही नहीं हो। ईस्ट बरो के क्लाइंट के अपार्टमेंट में क्लाइंट ने अपना गोल्डन पॉकेट वॉच निकाला, खोला। उसने मिस शैरन और मेरी से मिलने का अपॉइंटमेंट किया था आज रात एक अनइनहेबिटेड घर में। सोचकर उसने राइट हैंड उठाकर सामने की स्पेस पकड़ी। एक सिंपल एंशिएंट ब्रास की उसकी मुट्ठी में अपीयर हुई। ये मास्टर की थी जिसने उसे रेत स्टीव को हराने और ट्रू क्रिएटर के डिसेंट को रोकने में मदद की थी। फुल मून की रात मिस्टर डोर की रैविंग सुनाती थी। अब हिस्टोरिकल वॉइड से उसे वापस बुलाकर वो 10 मिनट्स के लिए इसे यूज कर सकता है। क्लाइन संतुष्टि से आह भरते हुए,
हे, एक स्कॉलर ऑफ योर के लिए जो कुछ भी वो कभी रखता था, चाहे बेच दिया हो, वापस कर दिया हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो या किसी वजह से खो गया हो, कभी ट्रूली लॉस्ट नहीं होता। वो बस एक डिफरेंट तरह के कंपेनियनशिप में स्कॉलर ऑफ योर के साथ रहता है। उसने मास्टर की को देखा, फिर पॉकेट में रख लिया। डबल ब्लेस्टेड फ्रॉक कोट और सिल्क टॉप हैट पहना, गोल्डन केन उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। 1140 प्लान्स, सारी प्लानिंग। सीन 1, बैकलैंड, ईस्ट बरो, 7 पिंस्टर स्ट्रीट, लेनर्ड का घर। दिन भर की बिजनेस के बाद लेनर्ड को आखिरी मौका मिला सवाल पूछने का। लेनर्ड, ओल्ड मैन, सेफिरा कैसल क्या है? उसके दिमाग में थोड़ी उम्रदार आवाज कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई। पल्ले ज़ुरोस्त, जगह जहां तुम हर मंडे मिलते हो, शायद वही सेफिरा कैसल है। लेनर्ड ने ऐसी आंसर की उम्मीद नहीं की थी। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। हैरत, शॉक, कंफ्यूजन और ये हो नहीं सकता कि ख्याल एक साथ आए। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में दबाते हुए पूछा, सेफिरा कैसल किस तरह की जगह है? जैसे आह भरते हुए और अपना मजाक उड़ाते हुए पल्ले ज़ुरोस्त बोली, पल्लेज, असल में मुझे भी ज्यादा पता नहीं, मैंने सिर्फ कुछ रूमर्स सुनी हैं। तुम जानती क्रिएशन मिथ से अलग है। रूमर है कि ओरिजिनल क्रिएटर ने 9 अलग एंटिटीज छोड़ी थीं। वो किंगडम्स, सिटीज, रिवर्स, ओशंस और कीज थीं। सेफिरा कैसल उनमें से एक थी। शायद वो कैसल नहीं, कुछ और है। उसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या है तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मुझे इसके एग्जिस्टेंस का यकीन इसलिए है कि जब मैं एंजल बना तो मैंने उसे महसूस किया, पर देख नहीं पाया, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक थियरी बताई थी कि ये 9 एंटिटीज शायद सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के सेफिरोथ से रिलेटेड हैं। अफसोस, कई वजहों से वो सेफिरोथ से रिलेटेड डिटेल्स डिसाइफर नहीं कर पाए। लेनर्ड शांत हुआ, सोफा पर टेक लगाते हुए थॉटफुल तरीके से पूछा, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें शक है कि मिस्टर फूल सेफिरोथ्स का एम्बॉडीमेंट है? टैरो क्लब में देखा सुना और ओल्ड मैन की ओकेजनल लेक्चर्स से उसको डेटीज के मामले में कुछ समझ आया था। लंबी चुप के बाद पल्ले ज़ुरोस्त ने जवाब दिया, शायद। सीन 2, रात का बैकलैंड, एक अनइनहेबिटेड घर। स्ट्रिक्ट कर्फ्यू की वजह से सड़कों पर पेडेस्ट्रियन नहीं थे, कभी कभी कैरेजेस गुजरती थीं। अपॉइंटेड घर पर पहुंचकर क्लाइन ने जल्दी से अंदर जाने के बजाय आंखें आधी बंद की, राइट हैंड उठाकर सामने की हवा में कुछ पकड़ा। उसने एक और शर्लॉक मोरियार्टी को खींचकर बाहर निकाला। ब्लैक डबल ब्रेस्टेड फ्रॉक कोट, सिल्क हाफ टॉप हैट, गोल्ड इनलेड केन वाला। ये उसकी हिस्टोरिकल वॉइड की इमेज थी जब वो अपने घर से निकला था। क्लाइन के सामने ही होने की वजह से ये इमेज स्टिफ लग रही थी, जैसे स्टेज पर कोई प्रॉप। अपने पहले के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से क्लाइन जानता था कि ये अ यूनिक शेयर्ड कॉन्शियसनेस इन टाइम का मिस्टिसिज्म प्रिंसिपल है। सीधे शब्दों में हर कोई एसेंशियली यूनिक है। अगर ट्रू बॉडी सेंटिएंट है तो प्रोजेक्शन सेंटिएंट नहीं रहेगा। यही रूल डिसीज्ड के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस के लिए भी लागू होता है, शायद क्लाइन की इनसफिशिएंट लेवल की वजह से। इसका मतलब उसके प्रोजेक्शंस सिर्फ मैकेनिकल और इंस्टिंक्टिव लड़ाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो स्कॉलर्स ऑफ योर के लिए अननोन है, उन्हें एक्सपीरियंस करने पर भी जवाब देने से रोकता है। ये क्लाइन की एक गेस को कंफर्म करता है कि हिस्टोरिकल फॉग में जो फ्रैगमेंट्स स्कॉलर ऑफ योर दिखाता है वो है जो उसने रियल लाइफ में सीखा और स्टडी किया। सीधे शब्दों में फॉग को एक स्कॉलर ऑफ योर की ज़रूरत है, उसे बिट बाय बिट रोशन करने के लिए। क्लाइन को शक भी है कि अगर किसी मैटर के हिस्टोरिकल फ्रैगमेंट्स मोस्टली रोशन हो गए तो बाकी खुद ब खुद प्रेजेंट हो जाएंगे। क्लाइन सोचते हुए, कम से कम करस्पॉन्डिंग एबिलिटी इसलिए नहीं खोगी कि मैं उसे अच्छे से नहीं समझता। जैसे ही हिस्टोरिकल वॉइड में प्रोजेक्शन है, वो स्टेट एक कंप्लीट स्नैपशॉट है। इतना काफ़ी है। उसने इंस्टिंक्टिवली एक्ट करने वाले प्रोजेक्शन को देखा, फिर उसका बॉडी अचानक गायब होकर ग्रेश वाइट फॉग में चला गया। जब हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम जो फुल स्कॉलर्स ऑफ योर नहीं हैं, हिस्टोरिकल वॉइड में रह सकते हैं, तो एक सच्चा स्कॉलर ऑफ योर क्यों नहीं? सिर्फ टाइम लिमिट है, और अगर टाइम लंबा खींच गया तो रियल वर्ल्ड के मरियोनेट्स मर जाएंगे, पर यह बस एक कंपेनियनशिप के अलग रूप में बदल जाना है। जब क्लाइन का बॉडी ग्रेश वाइट फॉग में गया, उसकी कॉन्शियसनेस प्रोजेक्शन में अचानक जिंदा हो गई। उसने हाथ उठाकर टॉप हेड दबाया। शर्लॉक मोरियार्टी का चेहरा पहने वो घर के बाहर आया। अग्रीमेंट के मुताबिक उसने मास्टर की निकाली और दरवाजे के अगेंस्ट रखकर हल्का सा घुमाया। उसका फिगर कमरे में अपीयर हुआ। क्रिम्सन मूनलाइट में उसने आसपास जल्दी से देखा। सोफाज, कपबर्ड्स, हाई बैक चेयर्स, कॉफी टेबल्स सब पुराने थे, पिछली सेंचुरी के।
अंधेरे माहौल में एक गॉथिक रीगल ड्रेस और मैचिंग बॉनेट पहने शैरन अचानक एक हाई बैक चेयर पर अपीयर हुई। शैरन, गुड इवनिंग। उसने हल्का सा सिर हिलाया। बिना बोले वो एक क्लासिक और सबसे एक्सक्विजिट डॉल लग रही थी। साथ ही व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट में मरी भी सोफा पर अपीयर हुई। क्लाइन, सर, विंटर आ गया है, सिर्फ ये पहनकर ठंड नहीं लगती? अच्छा हाँ, आप डेड हो, ठंड से नहीं डरते। क्लाइन, उसने हैट उतारा और ब्लॉन्ड ब्लू आइड पेल फेस्ड शैरन की तरफ झुककर आदाब किया। गुड इवनिंग मिस शैरन। फिर वो मरी की तरफ मुड़कर बोला, गुड इवनिंग। इस रेत के साथ जो पहले ज़ॉम्बी था उसका उसे सबसे गहरा इंप्रेशन था, ज़ॉम्बीज के साथ कार्ड गेम खेलना। क्लाइन, आह भरते हुए, वक्त मिला तो कार्ड खेलना चाहिए। अचानक कार्ड गेम का ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसने स्कॉलर ऑफ यॉर की कॉम्बैट स्टाइल्स एनालाइज की थी और समझा था कि अगर वो ज़ैराटुल से टकराया तो दोनों तरफ कार्ड गेम खेलने पर उतर जाएंगे। तुम कॉन्सल रोजल कार्ड फेंको, मैं एम्परर रोजल कार्ड फेंकूंगा। तुम बर्नडेड कार्ड फेंको, मैं बेनॉइट से मैच कर दूंगा। क्लाइन, सोचते हुए, सोचा नहीं था कि सियर की लड़ाई एक दिन कार्ड खेलना बन जाएगी, एक रियलिस्टिक एबनॉर्मली हैरोइंग गेम ऑफ कार्ड्स। पर ज़ैराटुल सीक्वेंस 1 एंजल है और वो मुझे कार्ड खेलने का मौका नहीं देगा, और इंपॉर्टेंट फिगर्स को हिस्टोरिकल वॉइड से समन करने की सक्सेस रेट भी कम है। उसने नजरें हटाईं और शैरन की तरफ एक्टिवली कहा, मुझे कुछ करना है, काफी मुश्किल और खतरनाक है। एक स्टेप अलग अलग पाथवेज के बियॉन्डर्स का खून इकट्ठा करना है। रेत पाथवे के लिए मैं सिर्फ तुमसे और मरी से मदद मांग सकता हूं। तुम हेक्सेस में स्किल्ड हो और तुम्हें अपने खून से कनेक्शन हटाने का तरीका पता होगा। असल में वो एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर को समन कर सकता था और उसका खून सिरामिक जार में मिला सकता था, पर वो इफेक्टिव होगा या नहीं डिवाइन नहीं कर सकता। ये एक ऐसे लेवल से रिलेटेड है जो सीक्वेंस 1 से ऊपर है और उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इतना कंफर्म कर सकता है कि वो सिंबल बनाने से उसे और सप्लायर्स को कोई खतरा नहीं है। स्कॉलर ऑफ योर होने के नाते कई तरीके हैं। उसने पहले विच ट्रिसी को समन करने की कोशिश भी की थी। उसे आसानी से हराकर ग्रोसेल्स ट्रैवल्स पर उसका खून लगा दिया, पर यूजलेस रहा। सोचकर क्लाइन ने फैसला किया कि टाइमलाइन पर एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हुआ जिससे सक्सेस नहीं मिला। वो खून पास्ट की ट्रिसी ने दिया था। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स में जो ट्रिसी घुसी वो भी पास्ट की ही थी। हिस्ट्री चेंज करने जैसा था। हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती, इसलिए एक्सपेरिमेंट फेल। शर्लॉक मोरियार्टी की रिक्वेस्ट सुनकर शैरन बिना एक्सप्रेशन बदले बोली, ओके, कितना चाहिए? क्लाइन, 1 ट्यूब काफी है। गॉथिक ड्रेस पहने शैरन ने राइट हैंड हल्की सी उठाई। ग्लास ट्यूब जैसे जिंदगी आई, क्लाइन के हाथ से उधर उड़ गई। फिर डॉल जैसी लेडी ने राइट हैंड अपने लेफ्ट वेस्ट पर रखी। उसके नेल्स अचानक लंबे और यूजुअली शार्प हो गए। हल्की सी स्ट्रोक से रिस्ट पर एक वूंड खुल गया। खून सीपा, पर नीचे नहीं गिरा, बल्कि ऊपर उठकर ग्लास ट्यूब में चला गया। ट्यूब भरते ही शैरन का वूंड इंस्टेंटली हील हो गया, कोई स्कार नहीं छोड़ा। स्टॉपर ट्यूब में कूदकर घूम गया, ऑटोमेटिकली सील हो गया। इस प्रोसेस में पेल फेस्ड शैरन का एक्सप्रेशन इम्पैसिव था, जैसे उसने दिल की सारी फीलिंग्स दबा दी हों। ट्यूब को हाथ में लेकर शैरन ने लेफ्ट हैंड से उसे छुआ, ऊपर से नीचे तक स्लोली स्लाइड किया, अपने कनेक्शन को खत्म करने के लिए। ये सब करने के बाद ब्लड ट्यूब कूदकर वापस क्लाइंट के हाथ में आ गई। शैरन, कुछ और मदद चाहिए? वो हाई बैक चेयर पर बैठी बैठी कामली बोली। क्लाइन, अभी नहीं, शुक्रिया। उसने उंगलियां चटकाईं और अपनी मुट्ठी में एक स्कारलेट फ्लेम जला ली। फ्लेम तेजी से बढ़ी और ग्लास ट्यूब को घेर लिया। रेडनेस घुलते ही खून गायब हो गया। ये फ्लेमिंग जंप का नया चेंज था, अपनी चीजें मरियोनेट या बॉडी तक ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा पहले की सारी बियॉन्डर पावर्स इन्हांस और मॉडिफाई हो चुकी थीं। नई पावर्स को स्किलफुली यूज करते हुए उसने शैरन की तरफ देखा और कैजुअली पूछा, तुम्हारी पपेट पोशन का डाइजेशन कैसा चल रहा है? जब उसने पहली बार मिस शैरन को मिला था, उसे लगा था वो डॉल जैसी है। उसका मानना था कि चाहे नेचर हो या टेम्परेंस प्रिंसिपल का रिजल्ट, वो प्रायर एक्टिंग की एक सूरत है, पपेट पोशन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। शैरन, नॉट बैड, मैं 1-2 साल में पूरी डाइजेस्ट कर लूंगी। क्लाइन, 1-2 साल? हाँ, चाहे कितनी फास्ट हो, सालों में ही गिनती है, पर मेरे लिए तो आधे साल से कम है। पर इस पर घमंड नहीं करना, सब अरेंज था। और अगर डोर ऑफ लाइट पर लटकाने का वक्त गिनूं तो हजारों साल। मिरेकल इन्वोकर, अगर मैं इस फेट से बच गया तो शायद एक मिरेकल क्रिएट कर सकता हूं। उसने आह भरी और हल्का सा सिर हिलाया। अभी के लिए तुम्हारी क्या प्लान्स हैं? शैरन, मैं टीचर की बॉडी को रिस्टोर करना चाहती हूं। सोफा पर बैठी मरी ने जोड़ा, पर तुमने कहा था कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर ज़ैराटुल बैकलैंड में है और रोज स्कूल ऑफ थॉट से क्लोजली रिलेटेड है। क्लाइन, मुस्कुराते हुए, हाँ, वेट पेशेंटली, मौका मिलेगा।
ये असल में एक तरह की कंसोलेशन थी। चाहे वो स्कॉलर ऑफ योर बन गया हो और कई हेल्पर्स ढूंढ चुका हो, उसका अभी ज़ेरेटुल से निपटने का इरादा नहीं है। एक सीक्वेंस 1 पूरे फोर्स में अनइमेजिनेबली टेरिफाइंग होगा, और जितना वो सीयर पाथवे से जुड़ता गया उतना ही उसे समझ आया कि ज़ेरेटुल को मारना कितना खतरनाक और मुश्किल है। जॉर्ज थर्ड के अपोथियोसिस को रोकने के बाद क्लाइंट ने बैकलैंड छोड़ने का प्लान बनाया है। खुद को ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम देना है। चैप्टर 1141 डीप विंटर, गहरी सर्दी। सीन 1 सोनिया सी, पासू आइलैंड, कैज़म ऑफ स्टॉर्म कैथीड्रल। ये चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का हेडक्वार्टर्स था, सबसे पवित्र मंदिर, एक भगवान से आशीर्वादित जगह। नीला, चांदी, हरा, सुनहले रंगों से बने म्यूरल्स खुरदुरे लगते थे, पर उनमें एक पवित्र और गौरवमयी भाव था। इसके साथ एक 100 मीटर से ज्यादा ऊंची डोम जो हर खड़े व्यक्ति को छोटा महसूस करवाती थी, सिर झुकाने पर मजबूर करती थी। एल्गर विल्सन रिचुअल से गुजर चुका था और सच्ची सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर बन गया था। अब वो यहाँ रिसेंटली एडवांस्ड बियॉन्डर्स के साथ पॉन्टिफ गार्ड 2 के उपदेश का इंतजार कर रहा था। एल्गर सोचते हुए, एक्सेस पोशंस पीने पर कंट्रोल खोना आसान है। मैंने पहले की सारी पोशंस डाइजेस्ट कर ली हैं, पर इस बार ऑलमोस्ट सकम्ब हो गया। पासू आइलैंड से निकलकर द सन से अनशैडोड क्रूसिफिक्स उधार लूंगा, एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक को पर्ज करने के लिए। इससे पैसे भी मिले और कुछ बियॉन्डर्स जो मुझ पर लॉयल हैं उन्हें सीक्रेटली नर्चर कर सकता हूं। उसने ब्लू स्टोन टाइल्स के रिफ्लेक्शन में देखा, उसके बाल अंधेरे और घने हो गए थे। इसी वक्त हर बियॉन्डर के दिल में एक बूमिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज फटी, एक्सट्रीम फियर फैला दी। पॉन्टिफ गार्ड 2 हाथ में सेप्टर लिए बाहर आया, एक डायस पर चढ़ा और भीड़ की तरफ मुखातिब हुआ। उसने गहरी घड़घड़ाई आवाज में कहा, बधाई हो सभी, तुम लॉर्ड के एक कदम और करीब हो गए हो। उसने सफायर, एमरल्ड वगैरह के जेम्स वाली पेपर टियारा पहनी थी, एक डार्क ब्लू रोब जो काले रंग की लगती थी, ऊपर सोना चांदी के रेशम से लाइटनिंग, स्टॉर्म्स और ओशंस के सिंबल्स कारी गए थे। उसका ऑरा गहरी और गौरवमयी था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ये ग्राउंडेड एंजल लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का स्पोक्सपर्सन एक 40 साल के आसपास का मिडल एज्ड आदमी लग रहा था, पर सब जानते थे कि गार्ड 2 काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स को लगभग एक सदी से संभाल रहा था। भगवान का ब्लेसेड होने के नाते ऐसी लॉन्जिविटी बिलीवर्स की नज़रों में अजीब नहीं थी, नॉर्मल था। पॉन्टिफ की तारीफ सुनकर एल्गर ने कोई खास सोचा नहीं। उसने राइट हैंड मुट्ठी में बंद कर लेफ्ट ब्रेस्ट पर मारा और चिल्लाया, पवित्र लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। अगले 15 मिनट तक उन्होंने गार्ड 2 के उपदेश सुनते रहे। इस प्रोसेस के बाद एल्गर को एक हाई रैंकिंग डीकन से अपना मिशन मिला, सोनिया आइलैंड जाना, आसपास के पानी में घाट लगाना, पोर्ट पर हमले के मौके ढूंढना या फेजैक के सप्लाई शिप्स और मर्चेंट शिप्स को निशाना बनाना। सीन 2 बैकलैंड, एम्परर्स बरो, हॉल फैमिली का लग्जूरियस मैंशन। ऑड्री ने अपना ब्लू क्लोक पहना, गोल्डन रिट्रीवर सूजी, मेड सर्वेंट एनी और दूसरों को लेकर फेल्प स्ट्रीट की लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन जाने की तैयारी की कि उसके वालिद अर्ल हॉल मेन दरवाजे से अंदर आए। ऑड्री हैरानी से, पिताजी गुड मॉर्निंग, क्या आप कल रात घर नहीं आए? अर्ल हॉल अपनी लवली मुस्टैश सहलाते हुए मुस्कुराकर, बता पाई? ऑड्री ग्रीन आंखें चमकाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, आपके कोट से सिगरेट की बदबू आ रही है, मतलब आपने उसे उतारा नहीं है कुछ देर से, और वो आउटडोर सेट ऑफ क्लॉथिंग है। इसके अलावा और भी डिटेल्स थीं जो इसी कंक्लूजन की तरफ ले जाती, पर ऑड्री ने जानबूझकर उनका जिक्र नहीं किया। कोट उतारते हुए अर्ल हॉल ने वैले को दिया और कहा, बिल्कुल ठीक, तुम बहुत ऑब्जर्वेंट हो, लगता है बर्सरी फाउंडेशन का काम तुम्हें फायदा पहुंचा रहा है। मैं पूरी रात प्राइम मिनिस्टर के यहाँ था, खबर का इंतजार कर रहा था। ये कहते हुए उसने आह भरी। विंटर काउंटी और मिडसेल शायर की फ्रंट लाइन ने फिर से फैजाकियन अटैक को रिपेल कर दिया है। हाश विंटर के आने से आखिर हम थोड़ी सांस ले सकते हैं। ऑड्री ने आंखें झपकी, परफेक्ट सरप्राइज दिखाया। अर्ल हॉल मुस्कुराते हुए, तुम्हारी कंफ्यूजन समझ सकता हूं, न्यूज़पेपर सिर्फ वही बताती है जो हम लोगों को जानना चाहते हैं। अमांथा माउंटेन रेंज और मिडसेल शायर के कोस्ट के कई शहरों की डिफेंस लाइंस उतनी रोबस्ट नहीं है जितनी तुम सोचती हो। पहले राउंड के अटैक्स में हमारे फ्लीट और सोल्जर्स को बहुत नुकसान हुआ। पैनिक फैलने से रोकने के लिए हमने अनाउंस किया कि दोनों तरफ जीत हुई हैं। सारे बड़े शिपयार्ड्स और फैक्ट्रीज को पागल बनाकर काम पर लगा दिया, वॉर मशीन में योगदान देने के लिए। इस दौरान 2 लाइंस ऑलमोस्ट कई बार टूटने से बचीं, कई क्रिटिकल एरियाज खो गए और फिर वापस मिल गए। ये रिपीटेड सी सॉज एक ह्यूमन मीट ग्राइंडर था।
किस्मत से हम आखिर इस पॉइंट तक पहुंच गए। ये विंटर वॉर का टर्निंग पॉइंट होगा। ऑड्री, दिल में, असल में मुझे पता है मरे गए, गायब, कैजुअल्टी नंबर्स छुपे हुए हैं, फिर भी कई प्रॉब्लम्स हैं और विंटर जरूरी नहीं अच्छा हो। फेजैक के वेदर वॉरलॉक्स ऐसी सिचुएशंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उसका दिल डूबा, उसने इमोशंस कंट्रोल किए और मुस्कुराई। बहुत अच्छा, उम्मीद है जल्दी शांति वापस आ जाए। अर्ल हॉल, अचंभे से, हिज मैजेस्टी ने सैटरडे को किंगडम के सब लोगों को स्पीच देने की योजना बनाई है, बताने के लिए कि हम जीतेंगे। जब वक्त आएगा, शहरों और गांवों के लोग अपने अपने स्क्वायर्स पर इकट्ठा होंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब उसकी स्पीच सुन पाएंगे। ऑड्री, सोचते हुए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पूरी किंगडम को स्क्वायर्स पर इकट्ठा करना, राजा की स्पीच सुनाना। मिस्टर वर्ल्ड की रिमाइंडर याद आई। उसने फैसला किया कि वो मिस्टर वर्ल्ड को इस बारे में बता देगी। सीन 3, क्लाइन का रेंटल अपार्टमेंट। क्लाइन, मिस जस्टिस की लेटेस्ट न्यूज सुनकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना स्पीच सुनने के लिए, ये जरूर वही कॉरेस्पॉन्डिंग रिचुअल होगा ना। जॉर्ज 3 ब्लैक एम्परर रिचुअल करने वाला है। उसने रियल वर्ल्ड वापस आकर कमरे में चालना शुरू किया। बिना देर किए पेन पेपर निकाला और तेजी से लिखा, मैंने 20 पाथवेज के बियॉन्डर्स का खून इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ असैसिन और क्रिमिनल का बाकी है। जॉर्ज 3 इस सैटरडे किंगडम के अक्सर नागरिकों को स्पीच देगा। तुम जानती हो इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके अलावा मुझे मिस्टर डोर से कम्युनिकेट करने के लिए रिचुअल चाहिए। चिट्ठी फोल्ड करके रीनेट टिनेकर को भेजकर उसने धीरे से सांस छोड़ी और सोचने लगा। क्लाइन, दिमाग में, डिमोनिस का खून प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिसी जॉर्ज 3 की स्कीम को फेल करने में डिटर्मिन्ड लग रही है। मैं क्वीन मिस्टिक को कुछ जानकारी दे सकता हूं कि मैं सीक्रेट मज़ोलियम में घुस सकता हूं। चाहे उनका मेन गोल एम्परर को रिवाइव करना है और वो जॉर्ज 3 से दुश्मनी नहीं लेना चाहती, पर अगर जॉर्ज 3 सक्सेसफुल हुआ तो एम्परर वापस नहीं आ पाएगा। मैं सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ के वापस आने का इंतजार कर रहा हूं, डेविल का खून देने के लिए। वो हंटिंग टीम जो गई थी उससे 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जल्द ही वापस आ जाएगी। थियरी में अभी भी वक्त है, अगर नहीं तो 2 कंटिंजेंसीज हैं। पहला, ब्लैदरर की ऑरा का इस्तेमाल करके खून रिप्लेस करना। दूसरा, पहले मिले डेविल्स को हिस्टोरिकल वॉइड से समन करके उनका खून निकालना। सीन 4, बैकलैंड ब्रिज एरिया, एक आम सा कमरा। चमकदार काले बालों वाली ट्रिसी ने मिरर से एक चिट्ठी निकाली। उसने खोली, भौं सिकुड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंडियरिंग फ्राउन हो। ट्रिसी, बेजुबान। आखिर हो ही गया। उसका एक्सप्रेशन कई बार बदला, हेजिटेशन, रेजिस्टेंस, फियर, कंफ्यूजन। आखिर में वो मुस्कुराई और ट्विस्टेड आवाज में बेजुबान बोली, मैं इतने लोगों को मार चुकी हूं, इतनी ट्रेजेडीज की वजह बनी हूं। अगर इस बार भी मर गई तो इतना नुकसान नहीं होगा। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद ट्रिसी ने अपने ब्लैक ड्रेस की पॉकेट से एक ग्लास टेस्ट ट्यूब निकाली। ये उसका खून नहीं था, बल्कि एक और डिमोनिस का था, शर्मन, बाद में शर्मेन कहलाई। एक क्वालिफाइड सीनियर डिमोनिस होने के नाते ट्रिसी ने उसे नर्चर करते वक्त एक मौका पकड़ा था उसका खून लेने का। कर्सेस के लिए जरूरी कंपोनेंट अक्सर काम नहीं आता, पर एक्सीडेंट से बचने के लिए इफेक्टिव था। शर्मेन की मौत के बाद ट्रिसी ने ट्यूब खून नहीं फेंका, क्योंकि डिमोनिसिस को ऐसे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती रहती थी, जैसे अब। सीन 5, सिटी ऑफ सिल्वर, डेरिक का घर। लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही डेरिक बेड से उठा, स्टोव जलाया और जल्दी से कुछ मशरूम ब्रेड्स ग्रिल किए। ये ब्रेड ओरिजिनल ब्लैक फेस्ड ग्रास से भी ज्यादा एक्सक्विजिट और डिलिशियस था। उसे बहुत पसंद था। रोज के 3 खाने का इंतजार रहता था। एक ही प्रॉब्लम थी, मशरूम बनाने वाले मशरूम्स की यील्ड ज्यादा नहीं थी। मॉन्स्टर्स के कॉप्सेस लिमिटेड होने की वजह से हर रेजिडेंट हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लेम कर सकता था। 4-5 खाने के लिए काफी। हजारों साल की मेहनत के बाद सिटी ऑफ सिल्वर के आसपास का एरिया रिलेटिवली सेफ था, कम मॉन्स्टर्स थे। डेरिक ने सुना था कि किसी ने जानबूझकर खुद को अंधेरे में मॉन्स्टर्स के लिए बेट बनाया था, ताकि मशरूम्स को नर्चर किया जा सके। फिर वो खा लिया गया। डेरिक, सोचते हुए, वो मशरूम्स सबको ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। उसने चीफ के जाने से पहले की विस्टफुलनेस याद की और सिर हिलाया। उसने एक जार उठाई, दूसरी सिटी रुइन से मिली थी, और उसमें से कुछ सफेद दूध निकाला। सच कहूं तो उसे दूध पसंद नहीं था, पर मिस जस्टिस ने इसे ऐसा बताया था जो इंसान को लंबे और मजबूत बनाता है। ये काफी था उसे मोटिवेट करने के लिए। एक सिटी ऑफ सिल्वर रेजिडेंट होने के नाते डेरिक जानता था कि जाइंट पाथवे नहीं चुनने पर आगे लंबे और बड़े होने की संभावना कम थी, पर वो चुपके से उम्मीद करता था कि अपने दोस्तों से गैप कम कर सके। दूध ने उसे वो मौका दिया। गल्प गल्प, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डेरिक ने आज की दूध की राशन पी ली।
जब वो मशरूम ब्रेड लेने जा ही रहा था, अचानक उसको कुछ महसूस हुआ। उसने खिड़की की तरफ देखा। एक आदमी दरवाजे के बाहर शैडो से उभरा और दूर से बोला, डेरिक, चीफ ने तुम्हें ये बॉटल ब्लड देनी है। डेरिक अचंभे से खड़े होकर, चीफ वापस आ गए? ठीक है, शुक्रिया। ये कहते ही उसने देखा कि दरवाजे की गैप से शैडो जिंदा हो गई, एक छोटी सी मेटल बॉटल बाहर धकेल दी। डेरिक को अच्छे से पता था, इसमें मिस्टर वर्ल्ड का मांगा हुआ डेविल ब्लड था। चैप्टर 1142 वार्निंग, कोई अजीब सा सिग्नल। सीन, क्लाइन का रेंटल अपार्टमेंट। क्लाइन ने सिरेमिक जार से पेपर एंजल की रैपिंग हटाई और उसमें डेविल का खून डाल दिया। कंजोर की हुई ग्लास स्टिक से कुछ देर तक हिलाया। क्लाइन भरते हुए। आखिर सब इकट्ठा हो गया। उसने कुछ सेकंड्स तक देखा। अभी भी वक्त था जॉर्ज III की सेरेमनी से पहले तैयारी करने का। असासिन और डेविल के खून का कनेक्शन ओरिजिनल होस्ट से खत्म हो गया या नहीं, इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने कंफर्म कर लिया था कि दोनों खून के असल मालिक मर चुके थे। उसने असासिन खून की ओरिजिन डिवाइन करने की कोशिश की, पता करने के लिए कि क्या वो डीमनिस ट्रिसी का था। अगर होता तो वो कुछ बचाकर ग्रोजेल्स ट्रैवल्स पर लगा देता, सब खत्म होने के बाद। निराशा हुई, पर अचंभा नहीं हुआ। उसे पहले ही पता था कि ट्रिसी उतनी ही कॉशियस है जितनी वो खुद। क्लाइन सोचते हुए, डीमनिस पाथवे में इंस्टिगेटर सीक्वेंस भी है। उसमें हाई इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। हाँ, इंस्टिगेटर और कंस्पायरर पोशंस का इफेक्ट इंटेलिजेंस बढ़ाना होना चाहिए, वरना डैनिट्स का फ्यूचर ब्लीक है। उसने सिरेमिक जार जंक पाइल में फेंक दी और रियल वर्ल्ड वापस आया। ट्रिसी ने दिए गए डिटेल रिचुअल को पढ़ने लगा। ये एक ऐसा रिचुअल था जो फुल मून के दौरान मिस्टर डोर से बात करने में मदद करेगा। क्लाइन बेजुबान, कुल मिलाकर 9 जेम्स, इतना एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। एक टाइकून होने के नाते जिसने कई पैसे डोनेट किए थे, उसके पास अभी भी लगभग 30,000 पाउंड्स लिक्विड एसेट्स थे। 14,000 कैश, 15,000 के गोल्ड बार्स, 35 पाउंड्स के गोल्ड कॉइन्स और कुछ छुट्टा। वो जेम्स अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा नहीं था, पर इतना वेस्ट करना बेकार था। 10-15 सेकंड सोचकर उसने फैसला किया कि हिस्टोरिकल वॉइड की इमेजेस को स्टैंड इन की तरह यूज करेगा। आखिर उसे मिस्टर डोर को खुश करने की कोई इच्छा नहीं थी। रिचुअल खत्म होते ही जेम्स गायब हो जाएंगे और मिस्टर डोर उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। क्लाइन, अगर काम ना करे तो ज्वेलरी स्टोर से खरीद लूंगा। उसने उठकर रेंटल फ्लैट के बाहर वाले कमरे में रिचुअल सेट किया। प्रेपरेशंस पूरे करने के बाद उसने राइट हैंड बढ़ाई और सामने की पतली हवा में धीरे धीरे भारी अंदाज में पकड़ा। उसने हवा से एक एंशिएंट ब्रास की खींची। ये मिस्टर डोर को समन करने का की टूल था, मास्टर की। फिर क्लाइन ने गहरा से फिर हवा में पकड़ा और एक और चीज खींची। वो चीज एक ट्रैंक्विल ग्लो देती थी, फुल मून की शेप में। उसके गिर्द एक रोज स्कारलेट जेम्स जड़े थे, बीच में चांद का सिंबल और कई मिस्टीरियस पैटर्न्स थे। स्कारलेट लूनर कोरोना। अब ये शैरन की थी। ये फुल मून का इफेक्ट क्रिएट कर सकती थी, जिससे मास्टर की वाला मिस्टर डोर की रेविंग्स सुन सकता। अगर सिर्फ मिस्टर डोर के चिल्लाने की बात सुननी होती तो ये काफी था, कोई और रिचुअल की जरूरत नहीं थी। पर उसका टारगेट किंग ऑफ एंजल्स से बात करना था, इसलिए प्रोसीजर फॉलो करना था। मास्टर की और स्कारलेट लूनर कोरोना को अल्टार पे रखकर उसने थोड़ा याद किया, फिर राइट हैंड बढ़ाई, हवा से फिर कुछ खींचा। इस बार उसने गॉर्जियस नेकलेस निकाला, डायमंड्स और जेडाइट से जड़ा हुआ। क्लाइन सोचते हुए, ड्वेन डांटेस के एक्सपीरियंसेस काम आए, वरना मैं इतनी फीमेल मेंबर्स ऑफ हाई सोसाइटी से कैसे मिलता, उनके साथ डांस करता, अलग अलग स्टाइल्स और मटेरियल्स के एक्सेसरीज देखता, और इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बिना ऑब्जर्वेशन कैसे होता, जिससे करस्पॉन्डिंग हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस आसान से समन हो पाती। ये 15 मिनट तक रह सकती है, काफी है। उसने अपना सिंपल गोल पूरा कर लिया था, संतुष्टि से आह भरी। फिर उसने राइट हैंड बढ़ाई, तैयार हुआ कि अब वो अपने पास्ट में मिली लेडीज और मैडम से 9 जेम्स इकट्ठा करेगा। एक सेकंड में उसका हाथ हवा में रुक गया, एक्सप्रेशन अजीब हो गया। क्लाइन अपने आप से, मैं भूल गया कि मैं सिर्फ 3 हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस मेंटेन कर सकता हूं, अब क्या करूं? इस नेकलेस को स्वैप करूं और कोई ऐसा एक्सेसरी ढूंढूं जिसमें कम से कम 9 जेम्स हों। सोचता हूं ऐसा कुछ देखा है या नहीं। हाँ, ड्रीम डिविनेशन से याद कर सकता हूं। ये क्या ड्रीम डिविनेशन ऐसे ही वक्त के लिए है? सीयर और स्कॉलर ऑफ योर काफी कंपैटिबल है। वैसे ये भी एक एक्सट्रीम फॉर्मस मैजिक है। सोचते सोचते वो चेयर ढूंढने ही वाला था कि ड्रीम डिविनेशन करने के लिए कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो ये भूल ही नहीं सकता था कि वो एक साथ सिर्फ 3 हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस ही समन कर सकता है। क्लाइन, क्या ये मेरी स्पिरिचुअलिटी की सटल वार्निंग है? अल्टार पे रखी मास्टर की और स्कारलेट लूनर कोरोना को देखकर उसने राइट हैंड हिला दी, वो दोनों गायब हो गए। फिर उसने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ऑनरिफिक नाम बोला, ग्रे फॉक पर पहुंचकर द फूल की सीट पर बैठ गया। उसने पेन पेपर कंजोर की और केयरफुली लिखा, स्पीकिंग टू मिस्टर डोर नाउ इज डेंजरस। ये डिविनेशन डायरेक्टली मिस्टर डोर के अगेंस्ट थी, इसलिए क्लाइंट को कुछ बैकलैश इफेक्ट सहना पड़ता।
पर अब उसको सेफीरा कासल पे इनिशियल ओनरशिप मिल चुकी थी, जिससे वो एंजल की पावर यूज कर सकता था। इसलिए उसको लगता था कि वो मिस्टर डोर को विथस्टैंड कर सकता है। आखिर वो एग्जाइल्ड और सील था। उसने लेफ्ट रिस्ट से स्पिरिट पेंडुलम उतारा, लेफ्ट हैंड से पकड़ा और उसे पेपर की सरफेस के ऊपर लटकाया। आंखें बंद की, डिविनेशन स्टेटमेंट को 7 बार हाई स्ट्रंग तरीके से दोहराया। बिना आवाज के उसके दिमाग पर एक शैडो फ्लैश हुई, जैसे उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन को कंप्लीटली स्क्रीन कर दिया हो। उसने जल्दी से आंखें खोली, देखा कि टोपास पेंडेंट पाउडर में बदल गया। क्लाइन सोचते हुए, सेफीरा कासल की इनिशियल ग्रास्प के बाद कुछ डिविनेशंस ज्यादा कंसील्ड हो गई हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? हाँ, क्या इसलिए क्योंकि इस मैटर में मेरी सेफ्टी इन्वॉल्व है, या इसलिए क्योंकि मेरे और मिस्टर डोर के बीच का गैप कुछ एक्सटेंट तक कम हो गया है? सील स्टेट में मिस्टर डोर से ऑफ कोर्स, या शायद दोनों का कंबाइंड इफेक्ट? प्रेजेंट रिजल्ट बताता है कि मिस्टर डोर से बात करना अनटेनेबल डेंजर रखता है। पर क्यों? उसकी भौहें तनी रहीं। कोई इफेक्टिव स्पेकुलेशन या रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं सूझ रहा था। कुछ देर बाद वो हाई बैक चेयर पर टेक लगाया, सिर हिलाकर आह भरी, अपने ओरिजिनल प्लान को छोड़ दिया। क्लाइन, बस दूसरे एरियाज में ज्यादा प्रिपरेशंस करने हैं। लेफ्ट हैंड दबाते ही टोपैज पेंडेंट इंस्टेंटली रिकवर हो गया। आखिर वो ग्रे फॉग पर सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। डिविनेशन में आई चेंजेस की वजह से क्लाइन ने कुछ कनेक्शंस बनाए। शायद होनाकिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर लटकते हुए ट्विस्टेड और ट्रांसल्यूसेंट मैगेट्स के सीक्रेट्स प्राय करने में पहले जितना खतरा नहीं होगा। क्लाइन सोचते हुए, वहां एंटिगोनस फैमिली का सीक्वेंस 1 एंजल होगा, शायद वही द हाफ फूल जो लेनर्ड ने बताया। अगर मेरी प्राइंग थोड़ी देर तक टिक गई तो मैं डायरेक्टली सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर या सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के फॉर्मूलाज देख सकता हूं। एक ही चांस है। पता नहीं क्रेजी मॉन्स्टर के साथ डील करते वक्त क्या होगा। मैं वेट करूं जब तक स्कॉलर ऑफ योर पोशन कंप्लीटली अडेप्ट न हो जाए। उसने टेम्पल्स रब किए और ग्रे फॉग से गायब हो गया। रियल वर्ल्ड वापस आकर उसने अल्टार साफ करने की जल्दी नहीं की, बल्कि बैठकर सीरियसली सोचा कि और कौन सी अबनॉर्मल प्रिपरेशंस कर सकता है। नॉर्मल वाली थी, क्यून मिस्टिक से एक बार मिलकर कोऑपरेशन की डिटेल्स डिस्कस करना, विल ऑसेप्टिन रेनेटे टिनेकर पालेस जोरो को सैक्रिस्ट को ज्यादा गिफ्ट्स देना, एवरनाइट गॉडेस से प्रे करना ताकि एस्केटिक एरियाना की हिस्टोरिकल वॉइड इमेज समन करने के चांसेस बढ़ जाएं, स्कॉलर ऑफ योर की कोर पावर से फेमिलियर होना। अब नॉर्मल वाली प्योर इमेजिनेशन पर बेस्ड थी। सोचकर क्लाइन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। भौहें तनी, उसने राइट हैंड बढ़ाई और हवा में पकड़ा। इस बार उसने कुछ नहीं खींचा। क्लाइन ने फिर 10 बार कोशिश की, हर बार फेलियर। क्लाइन मानते हुए, सिर्फ खुद पर भरोसा करके सक्सेस इम्पॉसिबल है। उसने वॉलेट निकाला, एक पेपर क्रेन ली, उसके सरफेस पर पेंसिल से लिखा, गिव मी सम लक, आई विल ब्रिंग यू सम आइसक्रीम फ्रॉम द स्ट्रेंजो रेस्टोरेंट। पेपर क्रेन को फोल्ड करके कमरे में गया, बेड पर लेटा नींद से स्पिरिचुअलिटी रिस्टोर की। हल्के सपने में उसने देखी पतली सिल्वर स्नेक्स ने रिस्पॉन्स दिया, 5। क्लाइन मुस्कुराते हुए, नो प्रॉब्लम, उसने वादा किया। अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। वो उठा, फिर राइट हैंड बढ़ाई, कुल मिलाकर 10 बार पकड़ा, फिर भी पूरा फेलियर। क्लाइन हारते हुए, इतनी लक के बाद भी नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। उसने अचानक बेड के एज पर उंगलियों से थपथपाना चाहा, पर तुरंत रोका। ये ग्रे फॉग पर उसकी आदत थी, रियल वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं थी। लंबा टाइम चालने के बाद उसने सीरियसली हर तरह के कनेक्शन सोचे। आखिर में वो बेडरूम से बाहर अल्टार की तरफ गया, जो अभी तक साफ नहीं हुआ था। उसने एक चीज रियल वर्ल्ड में ले आया। वो एक एंशिएंट बुक थी, गोट स्किन से बनी डार्क ब्राउन कवर के साथ, ग्रोजेल्स ट्रैवल्स। किताब उठाकर उसने गहरी सांस ली, आंखें आधी बंद की, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। धीरे धीरे उसने राइट हैंड बढ़ाई और बहुत हल्का सा पकड़ा। फेलियर, फिर पकड़ा, फिर फेलियर। 5 कंसेक्यूटिव फेलियर्स के बाद क्लाइन के एक्शंस और भी धीमे हो गए, जैसे वो ग्लोइंग रेड स्टोव से एक पीस चाकोल निकाल रहा हो। अचानक उसकी आर्म्स की मसल्स टाइट हो गईं और उसने केयरफुली खींचना शुरू किया। उसका राइट हैंड धीरे धीरे वापस आया, एक रादर डल एंशिएंट लुकिंग क्विल को खींच कर लाया। ये सदर्न कॉन्टिनेंट वेस्ट बेलम्स के नॉर्दर्न स्टेट रिवाइवल स्क्वायर से थी, इनसे जैंगविल के कॉप्स के बगल में। ये 008 थी, अमॉन के भाई के उठाने से पहले। चैप्टर 1143 रीजनेबल डेवलपमेंट वैसे ही होना चाहिए। सीन क्लाइंट का कमरा। क्लाइंट सोचते हुए, सिर्फ 1 मिनट के आसपास मेंटेन कर सकता हूं, इतना शॉर्ट है ना? उसने कुछ और सोचा बिना 2 कदम डेस्क की तरफ बढ़े। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स रखकर उसने 008 से एक पीस ऑफ पेपर पर तेजी से लिखा। जॉर्ज III इस स्पीच का इस्तेमाल अपने सभी दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए करना चाहता है, जो उसका रिचुअल बिगाड़ना चाहते हैं। मगर अगर सब कुछ स्मूथली चला और कुछ नहीं हुआ, तो वो मौका देखकर पोशन कंज्यूम करेगा और अपना ट्रम्प कार्ड दिखाकर डिविनिटी की तरफ बढ़ेगा। आखिर फ्यूचर में अनेक अननोन्स हैं, अनसेफ है, और उसने रिचुअल के लिए अप्रोप्रिएट प्रेपरेशंस कर ली हैं। वो ऑलरेडी एडिक्वेट लेवल तक तैयार हैं। ये एक बहुत ही रीजनेबल डेवलपमेंट है।
क्लाइंट ने लास्ट सेंटेंस लिखी और उससे पहले कि वो चेक कर पाता कि लिखे में कोई गड़बड़ तो नहीं, उसके हाथ में वो डिम क्विल बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। और वो कुछ शब्द जैसे उसकी सारी एनर्जी खींच चुके थे। उसे चक्कर आने लगा। उसने कुछ कदम पीछे लिए और चेयर में गिर गया। क्लाइंट सोचते हुए, सेंसलेस लग रहा है। इंस जैंगविल को इतनी थकान नहीं हुई थी तब। शायद इसलिए क्योंकि मैंने फोर्सिबली समन किया और मैं 008 को खुद से स्टोरी वीव करने नहीं दिया। जब मैंने पेपर पर लिखा तो मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ा। इंस जैंगविल को 008 की कोऑपरेशन मिलती थी, इसलिए इतना ड्रेनिंग नहीं था। उसने आंखें बंद की, कॉगिटेशन की, थोड़ा बेहतर महसूस किया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 008 से कोई फिजिकल कांटेक्ट ना होने और सिर्फ एक बार मिलने से उसके लिए इस ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को समन करना इम्पॉसिबल था। पर एक तरफ उसके पास स्नेक ऑफ फेट यानी विल ऑसेप्टिन थी, जिसने पर्सनली उसकी लक बढ़ाई। दूसरी तरफ ग्रोसेल्स ट्रैवल्स थी, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकरवेल्ट की छोड़ी हुई चीज, जिसके अंदर सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसेट था। इसका 008 जैसे एग्जिस्टेंस से कुछ कनेक्शन था। अगर किसी हाई लेवल एग्जिस्टेंस ने डिसरप्ट नहीं किया होता तो ये दोनों चीजें पहले ही रीयूनाइट हो चुकी होती। क्लाइंट को पता नहीं था कि क्या ये फेट और पर्टिकुलर कनेक्शन सक्सेसफुल समनिंग की चांसेस बढ़ाती है। उसने बस ट्राई करना चाहा, कुछ हानि नहीं थी। हैरानी की बात, वो सच्ची सक्सेस हो गया। और इसी वजह से उसने ग्रोसेल्स ट्रैवल्स को 008 की प्रोजेक्शन बेयर करने के लिए यूज करने की हिम्मत नहीं की। वो उन्हें पास भी नहीं आने दिया। डर था कि कुछ इररिवर्सिबल हो जाए। ये बैकलैंड था, जहां पॉपुलेशन एक्सट्रीमली डेंस है। क्लाइंट सोचते हुए, लॉजिकली कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। 008 एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन है, फेक है। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकरवेल्ट ने कॉन्जर की थी, वो भी फेक है। फेक कॉम्बिनेशन किसी भी तरह रियल नहीं हो सकता। उनमें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की फाउंडेशन नहीं है। मैं अनइनहैबिटेड रीफ आइलैंड जाके टेस्ट कर सकता हूं। उसने टेम्पल्स रब किए और डेस्क पर वापस आया। वहां उसने अभी लिखी हुई चीज पढ़ी। उसने डायरेक्टली नहीं लिखा था कि जॉर्ज थर्ड अपने एडवांसमेंट में सक्सेसफुल नहीं होगा और वहीं मर जाएगा। उसका मानना था कि अगर वो सीक्वेंस 1 एंजल के अगेंस्ट इंटरफियर करेगा तो 008 की प्रोजेक्शन इतनी डायरेक्ट नहीं हो पाएगी, उसे ज्यादा टैक्टफुल होना पड़ेगा। और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स और एमन के भाई भी हैं। ओवरली ऑब्वियस इफेक्ट्स पकड़े जाएंगे और आसान इस्तेमाल हो जाएंगे। बस बीट अबाउट द बुश कर सकता था, अननोन को मिटिगेट करने के लिए। क्लाइंट उम्मीद से काम करे। कुछ देर तैयार करने के बाद उसने पेपर फोल्ड करके पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने ग्रोसेल्स ट्रैवल्स को सैक्रिफाइस कर ग्रे फॉग पर वापस भेज दिया। ये सब करने के बाद क्लाइंट ने एक और प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू किया। विल ऑसेप्टिन के लिए आइसक्रीम कब खरीदेगा? क्लाइंट सोचते हुए, बैकलैंड में ज़ाराथुल है और बहुत संभावना है कि एमन भी है। अगर मैं ज्यादा बार बाहर जाता हूं तो मिल सकते हैं। थोड़ा खतरनाक है। क्या मैं हिस्टोरिकल वॉइड से विल के लिए कुछ आइसक्रीम समन कर दूं? खाते वक्त बहुत रियल लगेगी और 15 मिनट में गायब हो जाएगी। वेट बढ़ने की चिंता बिल्कुल नहीं, स्प्लेंडेड है। आखिर उसने कपड़े बदले और घर से निकलने का फैसला किया। वादा निभाना था। सीन शनिवार सुबह, बैकलैंड। आसमान ग्रे और धुंधला था। अजीब सी घन घराहट महसूस हो रही थी। ये बैकलैंड की गहरी सर्दी का आम मंजर था। स्मॉग पिछले साल की तरह थिक और पंजेंट तो नहीं था, पर जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ने यह तय कर दिया था कि ऐसी सिचुएशंस लंबी देर तक रहेंगी। एनवायरनमेंट पोल्यूशन पर विक्ट्री 1-2 साल में डिक्लेयर नहीं की जा सकती। नी कवरिंग ब्लैक कोट और ब्लैक वेल हैट पहने मेलिसा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेंसन ने अपनी हैट पकड़ी और सिर हिलाया। बेंसन, एक यंग गर्ल जो अभी तक 20 साल की नहीं हुई, उसे टीनेजर की तरह कपड़े पहनने चाहिए। तुम इसमें ओवरली मैच्योर और ओल्ड फैशन्ड लग रही हो, समझी? ओल्ड फैशन्ड। मेलिसा भाई को देखकर, सीधा जवाब, 1 पाउंड ब्रेड की कीमत क्वार्टर पेंस बढ़ गई है। बेंसन, टिस, ये कीमत? फिर उसने वाइन लीफ पैटर्न्स वाली सिल्वर पॉकेट वॉच निकाली, खोली। बेंसन, चलो म्यूनिसिपल स्क्वायर तक अभी लंबा सफर है। मेलिसा टर्सली, वो भाई के साथ सड़कों पर निकल गए। बेंसन कुछ कदम चलकर एक नेबर को देखकर मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग मिसेस डैनियल। वो बातचीत में अच्छा था, नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना चुका था। मिसेस डैनियल 40 साल की, थिन फेस, थिन ब्लैक वेल हैट से लटका हुआ। उसने पूरे ब्लैक ड्रेस पहना था। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग तुम दोनों।
बिना कोई छोटी बात किए वो ठंडी हवा में चली गई। उसकी पीठ देखते हुए बेंसन ने अपनी चाल धीमी की, दूरी बनाई, फिर बहन से पूछा, मिसिस डैनियल को क्या हुआ? मैं आजकल बहुत बिजी था, नेबर्स से मिला नहीं। मेलिसा होंठ दबाकर, मिसिस डैनियल के एल्डेस्ट सन की मौत कंफर्म हो गई है, अमांथा माउंटेन रेंज फ्रंटलाइन पर, कल की खबर थी। बेंसन अचंभे से, वो लंबा, शर्मीला पर थॉटफुल, काइंड और सिंसियर यंग लैड। पिछली बार जब आया था उसने कहा था कि आर्मी में प्रमोशन हुआ है, ऑफिसर बन गया। मेलिसा सिर हिलाकर, सोचा नहीं था कि लैरी ऐसे ही मर जाएगा। जैसे उसके स्कूल के क्लासमेट्स की ट्रैजिक मौत का सोचा नहीं था। कुछ ही सेकंड्स में कुछ लोग अब बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। बेंसन कुछ देर चुप रहा, फिर आह भरी, बेंसन, मैं आजकल बिजी था, असल में मैं बेरीवमेंट पेमेंट्स हैंडल कर रहा था। शायद लिस्ट में लैरी का नाम नहीं था इसलिए पता नहीं चला। उस लिस्ट में बहुत सी इंफॉर्मेशन है, कुछ चेयरफुल है, कुछ ह्यूमरस, कुछ फैमिली के अकेले बच्चे हैं, कुछ डिटर्मिन्ड है, कुछ सोल्जर्स के लीडर हैं, कुछ अभी शादी किए हैं, बच्चे नहीं हैं, कुछ अपनी यंगेस्ट डॉटर के लिए प्रेजेंट्स बना रहे थे, कुछ के पास लव लेटर्स थे, बैटल के बाद पोस्ट ऑफिस से भेजना सोचा था, पर सब मर गए। मेलिसा और बेंसन एक साथ चुप हो गए, लंबी देर तक कुछ नहीं बोले। इंटरसेक्शन के करीब पहुंचकर मेलिसा ने आगे की सड़क को देखकर धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस मैजेस्टी आज की स्पीच में क्या बोलेंगे? बेंसन ऑफ हैंड, शायद एक तरह का मस्टर होगा या ये फेथ कन्वे करेंगे कि हम जीतेंगे। मेलिसा भाई को देखकर, ये तुम जैसे नहीं लगते बेंसन, तुम्हारा तो स्नाकी रिमार्क्स बनाना चाहिए। बेंसन मुस्कुराते हुए, स्पीच सुनने और स्पेसिफिक कंटेंट समझने का इंतजार करना चाहिए। इंसान होने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, जिस चीज के बारे में पता ना हो उस पर कमेंट मत करो, वरना कर्ली करोड़ा बबून से बेहतर नहीं होगे। इसी वक्त उसने एक और नेबर को देखा। उस शख्स के बाल सफेद थे, चेहरा आधा स्कार्फ से ढका हुआ, मोटा जैकेट पहने, हाथ में क्लॉथ बैग लिए सिबलिंग्स के पास से जल्दी से गुजरा। बेंसन हैरानी से, मिस्टर थॉमस का ड्रेसिंग इतना अजीब है, क्या उन्हें कुछ और भी करना है? मेलिसा धीमी आवाज में, मिसेस थॉमस बीमार हैं, जिससे उनके परिवार की सेविंग्स खत्म हो गई। आजकल खाने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और मिस्टर थॉमस की इनकम वैसी ही है। उन्हें हर कुछ दिनों बाद सूप किचन पर लाइन में लगना पड़ता है कुछ ब्रेड लेने के लिए। वो डिसेंट जेंटलमैन है, शायद नहीं चाहते कि कोई पहचान ले। और सूप किचन की खाने की चीजें हमेशा लिमिटेड होती हैं, लेट हो गए तो कुछ नहीं बचेगा, फिर कैथीड्रल वर्कहाउस वगैरह जाना पड़ेगा। हैंडआउट्स हिज मैजेस्टी की स्पीच के बाद शुरू होते हैं, इसलिए मिस्टर थॉमस शायद सीधा वहीं जाना चाहते हैं। बेंसन धीरे से सिर हिलाते हुए, मिसेस थॉमस को क्या हुआ? मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स जानता हूं। मेलिसा एंग्जाइटी की वजह से हुई बीमारी। मिसेस थॉमस अपने यंगेस्ट चाइल्ड के लिए बहुत चिंता करती हैं, जो आर्मी में है। बेंसन भौंककर, थॉमस जूनियर? बहन की कन्फर्मेशन पर वो चुप हो गया, जैसे कुछ याद कर रहा हो। कुछ देर बाद जब वो म्यूनिसिपल स्क्वायर के करीब पहुंचे तो बेंसन ने आगे की ओर देखकर धीमे से कहा, थॉमस जूनियर तो मर चुका है। मेलिसा नहीं। वो चुप रहा, उसकी मीन थोड़ी सी डेस्ड थी। वो चुपचाप आगे बढ़ते गए, जैसे इनर्शिया से चले जा रहे हों। आगे ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देने लगे। ये लोग या तो फॉर्मल अटायर में थे या केन लिए जेंटलमैन की तरह, या फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड कलर्ड स्कर्ट्स, स्वेटर्स और लेदर जैकेट्स के साथ पैंट्स में, या डार्क कलर्ड पेटीकोट्स में। उनके रंग डल थे। वो अपने घरों और सड़कों से निकल कर आए, जैसे ऊपर की तरफ उछलते हुए पानी के बूंद। वो इंटरसेक्शन पर मिलकर एक छोटी सी स्ट्रीम बन गए। वो स्ट्रीम आगे बढ़ी, दूसरी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर स्क्वायर के एंट्रेंस में घुसकर एक मजेस्टिक टॉरेंट बन गई। वो टॉरेंट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, स्क्वायर को फ्लड कर रही थीं। इस ह्यूमंस की टॉरेंट में मेलिसा ने महसूस किया कि वो एक पानी के बूंद जितनी छोटी है। चैप्टर 1144 नैरोली किसी तरह बच गए। म्यूनिसिपल स्क्वायर, मेलिसा और बेंसन। जल्दी पहुंचने की वजह से मेलिसा और बेंसन के लिए सीट्स खराब नहीं थी। वो सीधा स्क्वायर के बीच ग्रेश वाइट स्टोन पिलर्स पर कुछ अजीब देख सकते थे। दो सर ड्रामेटिकली अलग साइज के, डार्क ब्लू पेंट से रंगे हुए, कुछ केबल से जुड़े हुए। उसके नीचे रेड शर्ट्स और वाइट पैंट्स में सोल्जर्स की एक ट्रूप थी। ग्रेश वाइट वेटल बैकपैक्स, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स और स्मॉल कैलिबर राइफल्स लिए अलर्टली आसपास देखती हुई।
जितने ज्यादा लोग इकट्ठा होते गए, स्क्वायर बसलिंग हो गया। 9 बजे शार्प स्टोन पिलर पर वो अजीब चीज से सिजलिंग साउंड्स आने लगे। आखिर में एक डीप और थिक आवाज बदल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तुम्हारा एम्परर हूं, लोएन, ईस्ट बैलम और रॉडस्टेड आर्चिपेलागो का राजा, जॉर्ज ऑगस्टस थर्ड। मेलिसा आंखें फाड़कर, वो चीज बात कर सकती है, टेलीग्राम के प्रिंसिपल्स यूज कर रही है। उसका ध्यान स्पीड से हटकर उस अजीब चीज पर चला गया। मेमोरियल स्क्वायर, वेस्टबरो। ऑड्री अपने पिताजी, माँ और बड़े भाई के साथ प्लेटफॉर्म के पास खड़ी थी। फॉर्मल अटायर में राजा को देख रही थी, उसकी स्पीच ध्यान से सुन रही थी। उसे पता था कि जॉर्ज थर्ड आज क्या एम्फसाइज करेगा और कैसा मूड बनाएगा, इसलिए उसने कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना जो उसे पसंद हो। ना रंग, ना स्टाइल, कोई लड़की वाला नहीं। अर्ल की बीवी केटलिन की तरह सिंपल और कंजर्वेटिव ब्लैक ड्रेस, एक्सेसरीज के बिना। जॉर्ज थर्ड स्पीच देते हुए, मुझे बहुत खुशी है पर दिल भारी भी है तुम सबको बताने के लिए कि हमने आखिर फेसेशियन अटैक्स के पहले स्टेज को रोक दिया है। उनकी योजना की हमने तैर हाथ दिया, जो लोएन को 3 महीने में खत्म कर देना चाहते थे। पर अनेक आउटस्टैंडिंग यंग पीपल फ्रंट लाइंस पर इस वॉर में मर चुके हैं। उनके आगे एक बेहतर फ्यूचर था। उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ बढ़ना चाहिए था, अपने स्पाउसेस के साथ बूढ़ा होना चाहिए था, अपने बच्चों को लविंग एनवायरनमेंट में बढ़ने देना चाहिए था, अच्छा चाइल्डहुड देना चाहिए था। फेसेशियंस ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस वॉर की शुरुआत की वजह जानते हुए ऑड्री राजा की स्पीच से इंसाइट नहीं हुई। उसे बस लगा कि उसमें ड्रामा इंसाइट करने का टैलेंट है। उसने आसपास की भीड़ से हल्की सी सॉबिंग साउंड सुनी। धीरे धीरे सैडनेस उभर रही थी, इंटरट्वाइन होकर ब्र्यू कर रही थी। उसकी आंखें अनकंट्रोलेबली लाल हो गईं। राजा की स्पीच बहुत फेक थी, पर लोगों का सौरो सच्चा था। खासकर ऑड्री ने अनेक ऐसे फैमिली मेंबर्स देखे थे जो मारे गए थे। उनकी मदद की थी जिन्होंने अपने बच्चों, पति और बाप को एक रात में खो दिया था। ऑड्री रियलाइजेशन से, ये इमोशंस की ग्रेट रेजोनेंस है। मैनिपुलेटर पोशन कंज्यूम करने की बेस्ट जगह, पर मैं इसे यूज नहीं कर सकती। ड्रीम वॉकर पोशन अभी डाइजेस्ट नहीं हुई और मिस्टर वर्ल्ड के लिए इनफ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी नहीं दी। उसने धीरे से गहरी सांस ली, इमोशंस कंट्रोल किए, नजर किंग जॉर्ज थर्ड से हटाकर सोचने लगी, मिस्टर वर्ल्ड आज की स्पीच के बारे में बहुत कंसर्न्ड है। पता नहीं वो इसका कैसे फायदा उठाएगा। उम्मीद है सीरियस एक्सीडेंट ना हो। वो रेडियो ब्रॉडकास्ट वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। मिस्टर वर्ल्ड ने बताया था कि समुद्र पर कुछ फैक्शंस ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं। स्टॉर्म्स से कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड समुद्र के मुकाबले ये चीज क्लियरली जमीन पर यूज करने के लिए ज्यादा सूटेबल है। इसी सोच में डूबी हुई ऑड्री ने देखा कि स्टर्न और ओल्ड फैशन जॉर्ज थर्ड ने स्पीच का पहला हिस्सा खत्म किया और सॉलेमली कहा, जॉर्ज थर्ड, आओ यहां अपने हीरोज के लिए मौन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ अपने दिलों में दोहराएं। एम्परर जॉर्ज थर्ड के नाम पर मैं मरे हीरोज की शांति की कामना करता हूं। उम्मीद है कि वो उस डेटी के किंगडम में इटर्नल बन जाएं जिस पर वो विश्वास रखते हैं। इस सेंटेंस में एक इंडिस्क्राइबेबल सेंस ऑफ डिग्निटी थी जिससे हर कोई, ऑड्री भी, इनवॉलंटरीली नीचे सर झुकाया, हाथ जोड़े और साइलेंटली दोहराया, इन द नेम ऑफ एम्परर जॉर्ज थर्ड। मेमोरियल स्क्वायर के दूसरी तरफ क्लाइन, ब्लैक कोट और ऑर्डिनरी चेहरे वाला क्लाइन भीड़ के साथ खड़ा हुआ एक साथ प्रेयर कर रहा था। बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। 3 मिनट के साइलेंस के बाद उसने एक एवियन मैरियोनेट का इस्तेमाल किया जो पास की बिल्डिंग की छत पर खड़ा था, जॉर्ज थर्ड के हर हरकत को केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए, कोई ऐसा साइन ढूंढने के लिए कि राजा चुपके से चला जाएगा और मज़ोलियम में पोषण पीने जाएगा। क्लाइन की समझ के मुताबिक इन द नेम ऑफ एम्परर जॉर्ज थर्ड वाला सेगमेंट पूरे ब्लैक एम्परर रिचुअल का कोर था। अगर पोषण पीना है तो वो इसी पल या कलेक्टिव मॉर्निंग के 2-3 मिनट बाद होगा, देर से इफेक्ट कम होगा। क्लाइन सोचते हुए, जॉर्ज थर्ड भी साइलेंटली मॉर्निंग कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। उसने अपनी इम्पेशंस और पजलमेंट को दबाया, पेशेंटली इंतजार किया। कई लोगों के गालों से आंसू बह रहे थे। मॉर्निंग खत्म होने को थी, सबने आंखें खोली। इस पल जॉर्ज थर्ड ने कुछ नहीं किया। उसने फिर से बोलना शुरू किया, जॉर्ज थर्ड,
हम सबसे मुश्किल हिस्से से गुजर चुके हैं। हम इस एविल और ब्रुटैलिटी को जरूर हरा देंगे। ये जस्टिस की पावर है, ये हर फ्रंटलाइन सोल्जर की पावर है, ये हर फैक्ट्री वर्कर की पावर है। क्लाइन भौंकते हुए, ये O008 का अरेंजमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। जॉर्ज थर्ड को आज गॉड बनने की कोई इच्छा नहीं। वो बस बेट कर रहा है दुश्मनों को जो उसका रिचुअल बिगाड़ना चाहते हैं। आखिर वो ऐसी कई स्पीचेस फ्यूचर में दे सकता है। अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। एक पॉसिबिलिटी दिमाग में आई। पल भर में क्लाइन ने अपनी जगह सीवर्स में छुपे इनूनी से बदल दी, जो उसी तरह के कपड़े पहने था और बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। फिर क्लाइन ने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग पर पहुंचा। मिस जस्टिस की क्रिम्सन स्टार की मदद से उसने ट्रू विजन से स्क्वायर की हालत ऑब्जर्व की। सीक्वेंस 3 बियॉन्डर होने के नाते अब सी गॉड स्टाफ की जरूरत नहीं थी फील्ड ऑफ व्यू वाइडन करने के लिए। हालांकि सी किंग की ट्रू विजन ज्यादा बड़ी थी, पर जरूरत नहीं थी। जब उसकी नजर स्टेज पर पड़ी जहां किंग जॉर्ज थर्ड स्पीच दे रहा था, तो वो थम गई। वहां कोई नहीं था, या रादर सिर्फ एक फेक फैंटम था। एक इमेजिन्ड जॉर्ज थर्ड स्पीच दे रहा था। स्पीच से पहले क्लाइन इस प्रॉब्लम से सावधान था। उसने स्पेशली ऑब्जर्व करके कंफर्म किया था कि वो सच्चा जॉर्ज थर्ड है। कौन जानता था कि कुछ मिनट के अंदर सच्चा जॉर्ज थर्ड फेक जॉर्ज थर्ड बन गया था। क्लाइन सोचते हुए, साइलेंस के दौरान ब्लैक एम्परर पाथवे की पावर्स यूज करके डिस्टॉर्ट किया और चुपके से अपनी जगह एक सब्स्टिट्यूट से बदल लिया। जॉर्ज थर्ड सीक्रेट मौजोलियम में जा चुका होगा और पोशन पीने की कोशिश कर रहा होगा एडवांस करने के लिए। एक सोच से उसने सराउंडिंग एरिया चेक किया और देखा कि प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ एबनॉर्मल है। बाउंडलेस ब्लैक एनर्जी वहां से सीक्रेटली एमिनेट हो रही है। फिर उसने लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल की सरफेस से ब्लैक एम्परर कार्ड उठाकर सेंस किया। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कन्वर्जेंस के लॉ का इस्तेमाल करके उसने कंफर्म किया कि वो पावर ब्लैक एम्परर पाथवे की थी और डिस्टोर्शन पावर से आई थी। क्लाइन इम्प्रेस होकर, इम्प्रेसिव स्पीच से दुश्मन को बेट करते हुए खुद को फेक बनाया और चुपके से पोशन पीने चला गया। अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसका दिल टाइट हो गया। वो तुरंत रियल वर्ल्ड वापस आया। सीवर्स में उसने जोटन भाषा में रिसाइट किया, द सेक्रेट स्पिरिट दैट परस्यूज नॉलेज, द मिस्टीरियस वर्ल्ड्स लाइट हाउस, आईज दैट प्राई इनटू फेट, द रॉयल्टी अबव द सी, द प्योर एंड होली बर्नाडेट गुस्ताव। ये क्वीन मिस्टिक का ऑनरिफिक नाम था, पर नॉर्मल सीक्वेंस 3 से थोड़ा अलग था। इसकी रेंज बहुत बड़ी थी, पूरे बैकलैंड में इफेक्टिव था। क्लाइन को शक था कि एम्परर रोजेल की एल्डेस्ट डॉटर ने ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके ये इफेक्ट हासिल किया था। बर्नाडेट अपना ऑनरिफिक नाम कम लोगों को बताती थी। डर था कि कोई दुश्मन प्रेयर और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी यूज करके उसकी पोजीशन लॉक कर ले सीक्वेंस 2 तक पहुंचने से पहले। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे क्लाइन ने सोचा था। क्लाइन ने उससे अग्रीमेंट किया था कि जब भी वो उसका ऑनरिफिक नाम रिसाइट करेगा, वो कोई भी सीक्रेट मौजोलियम चूज करेगी और ब्लड से बनाए सिंबल से दरवाजा खोलकर उसे तबाह करने की कोशिश करेगी। दोनों को सक्सेस की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मौजोलियम के गार्ड्स हर कुछ देर बाद एंजल्स के ऑनरिफिक नाम चांट कर रहे होंगे, जिससे वो प्रेयर पॉइंट ऑफ लाइट के जरिए करिस्पॉन्डिंग एरियाज देख सकें। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दी तो वो तुरंत मदद के लिए दौड़कर आएंगे। बर्नाडेट का मेन पर्पस अटेंशन अट्रैक्ट करना था। अगर वो एंजल स्लो पेस से आते तो क्वीन मिस्टिक सपोर्ट से मेन ऑफेंसिव फोर्स बन सकती थी। ये करने के बाद क्लाइन ने तुरंत राइट हैंड बढ़ाई और हवा में पकड़ा। जब उसकी बाहें खींची तो एक फिगर उसके सामने अपीयर हुई। वो एक औरत थी। एवरेज फेशियल फीचर्स, डार्क आईज, सिंपल रोब, ट्री बार्क बेल्ट, रेवन ब्लैक हेयर, बेयर फीट। एवरनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन, एसेटिक लीडर, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट, ग्राउंडेड एंजल, आरियाना। क्लाइन शॉक होकर, एक ही ट्राई में सक्सेस, पर सोचने का वक्त नहीं। उसने तेजी से कहा, मेरे एग्जिस्टेंस को कंसील्ड रखो और बैकलैंड के लोगों की रक्षा करो। उसको चिंता थी कि अगर जॉर्ज थर्ड अपने रिचुअल के तबाह होने पर कंट्रोल खोया तो वो मौजोलियम से बाहर आकर इस शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आरियाना काम एक्सप्रेशन से, ऑल राइट। वो बिल्कुल रिजिड या स्टिफ नहीं थी। क्लाइन दिमाग में, ये उसी की पर्सनली तो नहीं है ना? असल में मेरा समनिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर गॉडेस ने मैम आरियाना को बैकलैंड सीक्रेटली वापस बुला लिया। जब उसने महसूस किया कि उसे समन किया जा रहा है, वो आ गईं। कंसीलमेंट डोमेन के एंजल भी उसके हिस्टोरिकल वॉइड इमेज पर कुछ कंट्रोल रखते हैं। एक सोच के आते ही उसने महसूस किया कि वो एक स्पेशल स्टेट में आ गया है। अब बाहर की दुनिया से सेंस नहीं हो रहा। चैप्टर 1145
3 arrows at the same time, 3 तीर एक साथ। सीन आवा काउंटी, सीक्रेट मोज़ोलियम के पास। क्लाइन के पास ट्रिवियल मैटर्स के लिए वक्त नहीं था। अपने एग्जिस्टेंस कंसील्ड होने के बाद उसने तुरंत एन्यूनी से एक नए मैरियोनेट, जो पहले पायरेट था, से जगह बदलवाई। फिर उसने क्रीपिंग हंगर एक्टिवेट किया और एन्यूनी और कोनास को आवा काउंटी के सीक्रेट मोज़ोलियम ले आया। वो एक साथ सिर्फ 3 हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस मेंटेन कर सकता था, इसलिए मैरियोनेट छोड़कर डायरेक्टली समन्ड प्रोजेक्शन से आना इम्पॉसिबल था। वो एक क्रूशियल स्पॉट ऑक्यूपाई करता। मेमोरियल स्क्वायर में बचे हुए मैरियोनेट्स आधे घंटे में नहीं मरते, सिर्फ डेज्ड लगेंगे। पर स्पीच सुनते वक्त ज्यादा अटेंशन नहीं जाएगी, और अगर वो वापस नहीं आया तो चर्च ऑफ एवरनाइट की रेड ग्लव्स टीम उसके ट्रैक्स साफ कर देगी। सीन ईस्ट चेस्टर काउंटी, सीक्रेट मोज़ोलियम के बाहर। एक यंग लेडी येलो लेयर्ड ड्रेस और ब्लैक ओल्ड फैशन बॉनेट पहने खड़ी थी। अचानक से पी वाइन्स उभर आए। उसके चेस्टनट बाल नेचुरली लहरिए, लंबे सीधे आईब्रोज, आंखें जैसे नीला समंदर लिए हों। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने राइट हैंड बढ़ाई और वॉइड में एक सिंबल तेजी से बनाया। उंगलियों के मूवमेंट के साथ ब्राइट रेड ब्लड ड्रॉप्स जैसे शैटर्ड जेम्स सीप होकर हवा में जम गए। जल्द ही लेयर्स ऑफ डोर्स से बना कॉम्प्लिकेटेड सिंबल अपीयर हुआ, हल्का सा कांपा और कहीं और से रेजोनेट किया। पल भर में ब्लड कलर्ड सिंबल एक इल्यूजरी ट्रांसलूसेंट डोर में एक्सटेंड हुआ। इससे एक जाइडेंटिक मोज़ोलियम दिखाई दिया, ब्लैक रॉक्स से बना। बर्नाडेट ने तुरंत डोर से गुजरकर एक डिम और अंधेरे एरिया में प्रवेश किया। यहाँ की रोशनी स्टोन पिलर्स के लाइट्स और क्लिफ वॉल्स पर उगते अजीब अंडरग्राउंड मॉस से आती थी, मिलकर नीचे लाइट फॉग में सीक्रेट मोज़ोलियम को रोशन करती। बर्नाडेट सोचते हुए, मिस्टर डोर का सिंबल सच में काम आया। इसी वक्त गहराई अंडरग्राउंड एक रिचुअल चल रहा था। फेंट लाइट्स इकट्ठा होकर अंधेरे में एक फिगर बनाई। फिगर का स्क्वायर चेहरा, काले बाल, नीली आंखें, हाई नोज ब्रिज, मोटी दाढ़ी, सोलम दिखने वाला। लोएन किंगडम के अनेक नागरिकों को ये चेहरा अनजाना नहीं था, क्योंकि ये 10 पाउंड नोट्स के फ्रंट साइड पर छपा हुआ था। हालांकि जिन्होंने कभी 10 पाउंड नोट्स छुए भी नहीं थे, वो मेमोरियल स्क्वायर पर उसकी स्टैचू या पोर्ट्रेट्स देख सकते थे। ये विलियम ऑगस्टस वन था, लोएन किंगडम का फाउंडर और प्रोटेक्टर, पहला राजा। एक ऐसा एंटिटी जिसे ही कहकर पुकारा जाता था। रिचुअल की मदद से वो डायरेक्टली बैकलैंड से यहां आ गया था। बर्नाडेट इम्पैसिव रही। हाथ पलटते ही एक नई चीज अपीयर हुई। वो चीज गोल्डन थी, मिनिएचराइज्ड वाटर फ्लास्क जैसी, पर इसके मुंह से एक कैंडल विक निकल रहा था। बर्नाडेट ने राइट हैंड से उसके सरफेस को सहलाया, जो मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स से ढका था। कैंडल विक साइलेंटली जल उठी। इसकी रोशनी स्टिकी वाटर स्ट्रीम जैसी थी, जो ऊपर की तरफ स्प्रे होकर एक ब्लरी और ट्विस्टेड गोल्डन फिगर बनाई। बर्नाडेट सॉलमली, एटर्नल जीनी ऑफ द लैम्प, मेरा दूसरा विश है, एक दिन के लिए नॉलेज एम्परर की स्ट्रेंथ हासिल करूं। विलियम ऑगस्टस वन के पूरी तरह डिसेंड होने से पहले मौका देखकर उसने आवाज दी। उसके हाथ की चीज मैजिक विशिंग लैम्प कहलाती थी, शायद फर्स्ट एपॉक से ही थी। चाहे कभी 7 चर्चेज के पास नहीं आई, इसका ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट नंबर था 005। ये आइटम अपने ओनर को कोई भी 10 विशेस दे सकती थी, पर या तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में या अनप्रेडिक्टेबल और टेरिफाइंग आउटकम्स के साथ। इसके पहले ओनर्स का कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ, रोज़ेल गुस्टाव भी शामिल थे। उस एम्परर ने अपनी बेटी को वार्निंग दी थी कि वो पहले 2 विशेस के लिए प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स और प्रिपरेशंस करके हार्म से बच सकती है, पर तीसरा विश बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। सीन आवा काउंटी, सीक्रेट मोज़ोलियम के पास। क्लाइन कंसील्ड होकर किसी को अलर्ट किए बिना मोज़ोलियम के पास पहुंचा। चाहे वक्त टाइट था, उसने रैशली सिंबल बनाकर दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसने राइट हैंड बढ़ाई और सामने की हवा में पकड़ा। 5 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स के बाद उसकी आर्म की मसल्स अचानक टाइट हो गईं, जैसे वो किसी एक्सट्रीमली हैवी चीज खींच रहा हो। राइट हैंड खींचते ही एक फिगर क्विकली अपीयर हुई। फिगर की स्किन ब्रॉन्ज, मीडियम बिल्ड, काले बाल, ब्राउन आंखें, सॉफ्ट फेशियल फीचर्स। राइट ईयर के नीचे एक बहुत पतला मोल अजिक एगर्स था, पर जो मिस्टर अजिक वो जानते थे, उससे अलग इस फिगर की नजरें ठंडी थी।
डीप ब्लैक रोब पहना, गोल्डन थ्रेड से सिया हुआ, गोल्डन बर्ड शेप्ड क्राउन, जैसे सब लिविंग क्रीचर्स को लुक डाउन कर रहा हो। ये फॉर्मर डेथ काउंसिल था, एक फॉर्मर सीक्वेंस 2 एंजल। ज्यादा साइज अप किए बिना क्लाइन ने फिर हवा में पकड़ा। इस बार उसने कुछ खींचा नहीं, पर एक्चुअली में उसने 10 सेकंड पहले वाले पास्ट सेल्फ को समन किया था, जो कंसील्ड स्टेट में था। फिर क्लाइन ने अपने प्रोजेक्शन पर एक छोटा मेटल बॉटल फेंका और खुद ग्रे फॉग के हिस्टोरिकल वॉइड में चला गया। अपने पास्ट सेल्फ में उसकी कॉन्शियसनेस अचानक जिंदा हो गई, एक्सट्रीमली अजाइल। ये कंसील्ड क्लाइन डेथ काउंसिल अजिक की प्रोजेक्शन को लेकर उस सीक्रेट मोज़ोलियम पर पहुंचा जहां एंट्रेंस दिखाई नहीं दे रहा था। उसने छोटा मेटल बॉटल निकाला और स्पिरिचुअलिटी से ब्लड जो जेम्स की तरह चमक रहा था से मिस्टर डोर दिया हुआ सिंबल हवा में क्विकली आउटलाइन किया। सिंबल रैपिडली बना और मोज़ोलियम के किसी पॉइंट से रेजोनेट करके इल्यूजरी डोर में एक्सपैंड हुआ। कंसील्ड स्टेट में क्लाइन और डेथ काउंसिल अजिक डोर से गुजरकर कॉरेस्पॉन्डिंग मोज़ोलियम में पहुंचे। तब तक अंदर के गार्ड्स ने इंट्रूडर को डिस्कवर कर लिया था और पहले से तय किया रिचुअल एक्टिवेट कर दिया, पर उन्हें सिर्फ लॉफ्टी डेथ काउंसिल दिखाई दे रहा था। बैकलैंड में एक जगह से डिंक ऑगस्टस, फॉर्मर ड्यूक ऑफ साउथविल, रिचुअल से पैसेजवे खोलकर उस सीक्रेट मोज़ोलियम में डिसेंड करने ही वाला था कि उसके पास खड़ा एक आदमी ने भौंका। आदमी वो अजिक एगर्स है। नहीं, वो बहुत रिजिड है, जैसे सीक्रेट ऑर्डर के स्कॉलर ऑफ योर ने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन समन किया हो। योर हाइनेस, मुझे जाने दीजिए। आप यहीं रहें और अंधेरे में छुपे स्कॉलर ऑफ योर से सावधान रहें। चाहे वो एंजल नहीं है, पर बहुत ट्रबलसम है। डिंक ऑगस्टस एक स्लाइटली एरोगेंट एल्डर था, काले बाल में सिल्वर थ्रेड्स, क्लीन शेवन। सुनकर उसने हंसकर कहा, क्या स्कॉलर ऑफ योर उसके बगल में नहीं है? चाहे वो कंसील्ड स्टेट में है, पर मैंने सराउंडिंग एरिया के डिसऑर्डर से उसे डिस्कवर कर लिया है। वो हमें मिसगाइड कर रहा है, हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो डिलिबरेटली हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन से अटैक कर रहा है, जबकि उसका ट्रू बॉडी कहीं और गया है। असल में वो अजिक की प्रोजेक्शन के बगल में छुपा हुआ है। जब ये डेथ काउंसिल रिक्वायर्ड अटेंशन अट्रैक्ट कर लेगा और हम अपनी मेन फोर्सेस कहीं और लगा देंगे, तो वो कंसील्ड स्टेट यूज करके मोज़ोलियम के पास पहुंचेगा तबाही के लिए। इसके अलावा चाहे कोई भी रीजन हो, जब उसने एंजल की प्रोजेक्शन समन की है, तो तुम ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट ले जाने पर भी छोटी सी देर में टारगेट नहीं मार सकते। अगर इससे मोज़ोलियम को नुकसान पहुंचेगा, तो हमारी मेहनत और परसिस्टेंस बेकार हो जाएगी। अगर वो स्कॉलर ऑफ योर 3 लेवल्स ऑफ मिसडायरेक्शन कर गया और दूसरे मोज़ोलियम में गया, तो वो हिस्टोरिकल वॉइड से एंजल समन नहीं कर पाएगा। तुम उसे आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। पहला सेंटेंस कहते ही डिंक ऑगस्टस रिचुअल एक्टिवेट होते ही पैसेजवे में चला गया। बाकी के शब्द उसके छोड़े हुए फैंटम्स ने कहे। आवा काउंटी सीक्रेट मोज़ोलियम के अंदर अजिक एगर्स ने इंडिफरेंट एक्सप्रेशन से एरिया स्कैन किया। उसका बॉडी अचानक फूलकर एक जायंट सर्पेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो मोज़ोलियम के ऊपर का एरिया घेर रहा था। ये जायंट सर्पेंट बोथ इल्यूजरी और रियल था, जैसे कोई ऐसी चीज से बना हो जो इंसानों की समझ से बाहर हो। उसका पूरा बॉडी ह्यूज डार्क ग्रीन स्केल से ढका था। व्हाइट फेदर्स गैप से निकल रहे थे। हर स्केल और फेदर पर अलग अलग शेप्स के स्ट्रेंज सिंबल्स थे। सिर्फ देखने से ही इंसान का मांस डीकंपोज होकर ज़ॉम्बी बन जाता। ये क्वेटसिलक्वेटल था, सदर्न कॉन्टिनेंट मिथ की सर्पेंट। उसकी आई सॉकेट्स पेल व्हाइट फ्लेम्स से जल रही थीं। एग्जैजरेटेड मोटी पेयर ऑफ विंग्स उसकी पीठ से फैली। हाउलिंग विंड के बीच हवा में फेदर्ड सर्पेंट ने अपना अपर बॉडी आगे किया और पेल व्हाइट फ्लेम ठूंका, जो पूरे मोज़ोलियम को घेर लिया। कंसील्ड क्लाइन सोचते हुए, मिस्टर अजिक की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन डेफिनेटली पहले से बहुत कमजोर है, पर फिर भी बहुत पावरफुल है, जैसे एक्सपेक्टेड डेथ का बायोलॉजिकल सन, बालम एम्पायर का काउंसिल। उसने पहले समंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था, पर इतनी पावर की उम्मीद नहीं थी। इसी पल मोज़ोलियम से पॉइंट्स ऑफ फेंट ग्लूमी ग्लोज बाहर निकले और टाइडल लाइक पेल व्हाइट फ्लेम्स को रोका। फिर वो एक फिगर बन गए, सीक्वेंस 2 बैलेंसर डिंक ऑगस्टस। कंसील्ड क्लाइन ने उसे देखते ही अचानक रिजिड और स्टिफ हो गया, इंस्टिंक्ट पर एक्ट करने लगा। रिजल्ट वो हिस्टोरिकल वॉइड में वापस जाना और सीक्रेट मोज़ोलियम से बाहर होना। फिर वो टसक रिवर के नीचे एक सीक्रेट मोज़ोलियम पर टेलीपोर्ट हो गया और दूसरा छोटा मेटल बॉटल निकाला।
कंसील्ड स्टेट में उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी से ब्लड निकालकर सिंबल आउटलाइन किया। कुछ सेकंड्स बाद सिंबल रेजोनेट हुआ और डोर बन गया। अपने मैरियोनेट्स कोनास और एन्यूनी के साथ वो अंदर चला गया। नदी और जंगल के बाहर उसने अभी कन्वर्ट किए हुए मैरियोनेट्स छोड़ दिए थे। बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स रुइंस नंबर 1 के पास एक फिगर अपीयर हुई। चमकदार रैवन बाल, थोड़ा सा राउंड फेस, खूबसूरत, स्वीटनेस की झलक, आउटस्टैंडिंग बियरिंग वाली डेमोनिस ट्रिसी। रुइंस नंबर 1 के पास आकर ट्रिसी ने भी एक छोटा मेटल बॉटल निकाला और मिस्टर डोर दिए हुए सिंबल को ब्लड से बनाया। एक इल्यूजरी डोर रैपिडली शेप ली।